मौजूदगी पर सवाल उठा रहा हो। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये कहाँ आ गया मैं, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। आर्यन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर पेड़ों और झाड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। बचाओ! आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक लड़की, ये उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, पर तुरंत ही उसका दिमाग चेतावनी देता हुआ बोला, खतरा। वो तुरंत मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसने एक तेज आवाज सुनी। पहाड़ी की ऊंचाई से धड़धड़ाते हुए एक बग्घी उसकी ओर बढ़ रही थी। रास्ते से हट जाओ! एक महिला कोचवान बग्घी चला रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा हट जाओ, ये घोड़े बेकाबू हो गए हैं। आर्यन स्तब्ध खड़ा था। पहाड़ों में बग्घी, ये कोई सपना तो नहीं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वो तुरंत दौड़ने लगा। वो टेढ़ा मेढ़ा भागने लगा, सोचते हुए कि इससे वो बग्घी की सीधी रफ्तार से बच सकेगा। लेकिन जिधर वो जाता बग्घी ठीक उसी दिशा में मुड़ जाती। क्या ये बग्घी मेरा पीछा कर रही है, उसने घबराते हुए कहा। कोचवान चिल्लाए, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा रास्ते से हट जाओ। क्या तुम बहरे हो? आर्यन गुस्से में बोला, पागल तो तुम हो। अगर तुम मेरा पीछा कर रही हो तो ठीक है, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। उसने फुर्ती से एक ऊंचे पेड़ की शाखा पकड़कर छलांग लगाई और तने पर खड़ा हो गया। उसने राहत की सांस ली और कहा, अब तो सुरक्षित हूँ, है ना? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बग्घी का पहिया एक बड़े पत्थर से टकरा गया। घोड़े बेकाबू हो गए और बग्घी हवा में उछल गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आर्यन चीख पड़ा। बग्घी में बैठी कोचवान और एक बेहोश लड़की तेजी से हवा में उछले, जैसे तोप से गोले दागे गए हों, और उनकी दिशा सीधी आर्यन की ओर थी। हे राम, मैंने ऐसा क्या किया था? आर्यन ने निराशा में कहा। कोचवान ने हवा में ही आर्यन की कमर पकड़ ली और आर्यन ने किसी तरह अपनी टांगों पर जोर डालकर खुद को संभाल लिया। लेकिन अब उसके दोनों हाथों में वह बेहोश लड़की थी और कोचवान उसकी कमर से लटकी हुई थी। जैसे ही उसने बेहोश लड़की को पकड़ा, उसके शरीर से एक मीठी और अनोखी खुशबू उसकी नाक में भर गई। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उधर कोचवान का संतुलन बिगड़ रहा था। उसने आर्यन की कमर को और मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन तभी छपाक, आर्यन की पतलून नीचे खिसक गई। कोचवान ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो गुस्से में लाल पड़ गई और चिल्लाए, अरे बेशर्म आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? आर्यन हक्का बक्का रह गया। तुमने मेरी पतलून खींची है और मैं बेशर्म हूँ? उसने गुस्से में चिल्लाया। पहली मुलाकात में ही तुमने मेरी पतलून उतार दी। ऐसा कौन करता है? शुक्र है कि मैंने कच्छा पहना था। अगर वो नहीं पहना होता तो तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। कोचवान ने शर्मिंदगी में अपनी आंखें दूसरी ओर फेर ली और गुस्से से कहा, तुम ही बेशर्म हो, मैं नहीं। आर्यन ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं अपना कच्छा भी उतार दूंगा। आज मैं भी बेशर्मी की हद पार करूंगा। कोचवान ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पर आर्यन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, वैसे मुझे पेशाब आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ यही लटका लटका कर लूं, और अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर भी कर सकता हूँ। कोचवान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने लाल आंखों से कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें काट दूंगी। आर्यन ठहाका लगाकर बोला, अरे वाह, अब तुम मुझे धमकी भी दे रही हो। चलो देखते हैं कि कौन किसको काटता है। आर्यन ने मुस्कराते हुए अपनी पतलून उतारने की तैयारी कर ली। जब कोचवान ने अपने सिर के ऊपर से कपड़ों की सरसराहट सुनी तो वह घबरा गई और जल्दी जल्दी बोली, भाई साहब, मेरी गलती है, मैंने जो किया उसके लिए माफ़ कर दो, ठीक है? आर्यन ने कहा, अब माफ़ी मांगना याद आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कपड़ों की और तेज सरसराहट सुनाई दी, जैसे कि उसने सच में अपनी पतलून उतार दी हो। कोचवान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने हड़बड़ा कर पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, बहुत आसान है। 3 बार जोर से कहो कि मैं एक छिछोरी लड़की हूँ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। कोचवान गुस्से में चीखी, तुम एक बदमाश हो। आर्यन ने कड़क आवाज में कहा, कहोगी या नहीं? कोचवान ने आर्यन की सनक को समझते हुए अपने मन में सोचा, पहले इसकी बात मान लेती हूँ, और जैसे ही नीचे उतरूंगी इस कमीने को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके छोटे भाई को भी ऐसा सबक दूंगी कि यह हमेशा के लिए पेशाब करना भूल जाएगा। अंत में उसने भारी मन से कहा, मैं एक छिछोरी लड़की हूँ, मैं एक छिछोरी लड़की हूँ, मैं एक छिछोरी लड़की हूँ। आर्यन हंसते हुए बोला, तुम्हारी आवाज़ मच्छर से भी धीमी है, इससे तेज तो जंगल का शोर है। कोचवान और गुस्से में आ गई, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आर्यन ने शरारती अंदाज में कहा, सही कह रही हो, मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ, और अगर तुमने फिर से धीरे से बोला तो मैं तुम्हारे सिर पर पेशाब कर दूंगा। कोचवान गुस्से में तमतमाई हुई थी। उसने झल्लाते हुए जोर से कहा, मैं एक छिछोरी लड़की हूँ, मैं एक छिछोरी लड़की हूँ, मैं एक छिछोरी लड़की हूँ, अब तो खुश हो। आर्यन अब और भी उत्साहित हो गया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे सब लोग सुनो,
यहाँ एक छिछोरी लड़की है, उसने इस मासूम लड़के की पतलून उतार दी है। सब आकर देखो। कोचवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने खुद को मन ही मन कोसा और आर्यन को 10,000 बार गालियां दी। तुम जैसे नीच और घटिया इंसान को तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आर्यन को उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बेफिक्र होकर चिल्लाया, आओ देखो, मेरी पतलून पहले ही उतर चुकी है। देखो देखो, यहाँ सच में एक छिछोरी लड़की है। कोचवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना की। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि कोई इंसान इतनी नीचता पर उतर सकता है। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कोचवान ने आखिरकार गुस्से में पूछा, तुम चाहते क्या हो? तभी पास के पहाड़ से एक आवाज़ आई, यही जगह है। उनकी आवाज़ यहीं से आ रही थी। ध्यान से खोजो, हमें उसे हर हाल में मारना होगा। वो अर्कराज कुल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गए साहब। करीब 1 दर्जन काले वस्त्रों में लिपटे लोग बगल की पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। कोचवान तुरंत सतर्क हो गई और कूदने का ख्याल छोड़ दिया। उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, चुप रहो। आर्यन और भी शरारती हो गया। तुम कह रही हो तो मैं चुप रहूं? तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तो अब और जोर से बोलूंगा। कोचवान के माथे पर पसीना छलकने लगा और उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? ये देखकर कि आर्यन ने एक शब्द भी नहीं कहा, कोचवान ने ऊपर देखा और ठीक उसी वक्त उसने देखा कि आर्यन उसके सीने को गहराई तक घूर रहा था। वो एक भेड़िए की नज़र से उसे देख रहा था। कोचवान इतनी गुस्से में आ गई कि उसका शरीर कांपने लगा। उसके बाएं हाथ ने तेजी से अपने सीने के कपड़े को कसकर पकड़ लिया। तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और आर्यन की पतलून का आधा हिस्सा फट गया। कोचवान अब एक हाथ से आर्यन की फटी हुई पतलून के सहारे लटक रही थी। वो बुदबुदाई, कितना घटिया आदमी है ये। उसी समय एक आवाज आई जो थोड़ी दूर से आ रही थी। यह आवाज किसकी थी? पता नहीं साहब, देखो सामने एक बग्घी पड़ी है। तभी काले कपड़ों में लिपटे हुए सभी लोग दौड़ते हुए आगे बढ़े और उनमें से एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, वो पास ही हैं। 2 कमजोर लड़कियां ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, ध्यान से ढूंढो। अर्कराज कुल की वो लड़की एक दिव्य हकीम है और उसमें एक विशेष शक्ति है। उसकी शक्ति मुरझाए हुए पेड़ों को फिर से जिंदा कर सकती है, औषधीय पौधों की गुणवत्ता को सुधार सकती है और दवाओं के स्तर को बढ़ा सकती है। ये वो शक्ति है जो हमारे नागेंद्र कुल को किसी भी हालत में चाहिए। बूढ़ा आदमी बहुत उत्साहित था। जब हम उसे पकड़ लेंगे और उसकी विशेष इमोर्टल रूट को निकाल लेंगे तो हमारा नागेंद्र कुल अमृतद्वीप का नंबर 1 कुल बन जाएगा। तब अर्कराज कुल को कोई पूछेगा भी नहीं। हा, छोटी लड़की, अब और मत छिपो, तुम बच नहीं पाओगी। ध्यान से ढूंढो, किसी भी जगह को नहीं छोड़ना। जो सबसे पहले उसे पाएगा उसे 1000 उच्च श्रेणी के आत्मा रत्न मिलेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा। सब लोग खुशी से झूम उठे और तत्परता से काम पर लग गए। आर्यन ने उस बूढ़े आदमी के शब्दों को सुना और अपनी बाहों में लड़की को देखते हुए सोचा, तो इस लड़की में कोई खास रूट है। इसका शरीर भी अजीब खुशबू छोड़ रहा है। ऐसा लगता है इसने जिस रूट को जागृत किया है वो किसी प्रकार की सॉल रूट होनी चाहिए। इमोर्टल रूट्स कई तरह की होती हैं और इन्हें कोई भी जागृत कर सकता है, चाहे वो एक इंसान हो, बीस्ट हो या फिर कोई जड़ी बूटी। हालांकि ये भी सत्य है कि इन्हें कोई भी इतनी आसानी से जागृत नहीं कर सकता। यही कारण है कि इन्हें इतना दुर्लभ माना जाता है। इसी तरह कुछ इमोर्टल रूट्स जड़ी बूटियों से आती हैं, लेकिन ये इमोर्टल रूट इमोर्टल बीस्ट्स की रूट से 100 गुना ज़्यादा दुर्लभ होती हैं। लड़ाई के मामले में जड़ी बूटियों से मिली रूट्स शायद उतनी प्रभावी नहीं होती, लेकिन गुणों में ये काफ़ी शक्तिशाली होती हैं। जो इथर्नल रूट आर्यन को मिली उसमें 100 शक्तियाँ थी जिसके लाभ बहुत प्रभावशाली थे। दवाएं बनाने, खनिज पदार्थों की पहचान, मानसिक सहनशीलता में वृद्धि, हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद मिलती थी। वो लड़की जो इस वक्त आर्यन की बाहों में थी के पास शायद औषधीय पौधों की बेहतर समझ होगी और दिव्य औषधि बनाने की शक्ति होगी। यही 2 चीज़ें एक इंसान को एक दिव्य हकीम बनाती है, और यह स्वाभाविक है कि एक दिव्य हकीम के शरीर में एक इमोर्टल रूट तो होगी। शायद इसीलिए नागेंद्र कुल के लोग उसके पीछे पड़े थे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। तभी अचानक कुछ फटने की आवाज़ आई। ये आर्यन की पतलून थी जो लगभग फटने के कगार पर थी और उसी फटी पतलून के सहारे कोचवान लटकी हुई थी। आर्यन ने हल्की आवाज में कहा, कितनी भारी हो तुम, तुम्हें अपना पेट कम करना चाहिए। मैंने इन नए कपड़ों के लिए कितने पैसे दिए थे? कोचवान गुस्से में बोली, कुत्ते कमीने, तुमने किसे मोटी कहा? महिला के लिए मोटा होना एक अपमान था और जब ये किसी अन्य ने कहा तो और भी ज्यादा बुरा लगता था। आर्यन ने लार टपकाते उसके उभरे हुए हिस्सों को घूरते हुए कहा, बस ये दोनों ही 10 किलो से ज्यादा के होंगे। अगर 2 शब्दों में कहूँ तो बड़े दिल वाले हैं आप। कोचवान उसके शब्दों का मतलब समझ गई। वास्तव में उसके वह 2 हिस्से बहुत बड़े थे, लेकिन जब किसी ने ऐसा कहा और वो भी एक आदमी ने, तो उसे बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से मुड़ी और कुछ बोलने ही वाली थी कि उतने में पतलून का आखिरी बचा हुआ हिस्सा भी फट गया।
आर्यन बुदबुदाया, हाय, जो पतलून मैंने कुछ चांदी के तामझाम से खरीदी थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई। कोचवान एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरी। चारों ओर खड़े काले लिबास पहने हुए लोगों ने तुरंत उसे देख लिया। सबसे आगे मौजूद बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम आखिरकार सामने आ ही गईं। अब बताओ कि वो दिव्य हकीम कहाँ है। कोचवान ने अपनी दोनों मुट्ठी भींची, गर्दन को हिलाया, पैरों को सीधा किया। उसकी हर हरकत के साथ हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। फिर उसने उठकर सभी काले लिबास में लोगों को देखते हुए कहा, नागेंद्रकुल के हरामियों, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारी दिव्य हकीम को ऐसे ही पकड़ सकते हो? सभी आओ और मरो। जैसे ही उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को हिलाया, उसकी बाजुओं में एक भयंकर शक्ति फूट पड़ी। ये शक्ति बहुत खास थी। आर्यन के मन में ख्याल आया, लगता है इस कोचवान में कुछ खास ताकत है। शरीर में बह रही शक्ति भी कुछ अलग ही है। उसने सचमुच महसूस किया कि उस लड़की की शक्ति बहुत ज्यादा है, जैसे हातिम की शारीरिक दिव्य शक्ति। वह बूढ़ा आदमी, जिसका नाम जमान था, ने ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, एक मामूली सी उद्यमवीर, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? भले ही तुम्हारे पास चट्टान रूट की शक्ति हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, दिव्य हकीम को हमें सौंप दो, वरना क्या? कोचवान ने अचानक हरकत की। उसकी शक्तियाँ फूट पड़ी और उसने आगे बढ़ते हुए एक पत्थर को अपने पैरों से रौंदते हुए चूर चूर कर दिया। उसके पूरे शरीर को एक पतली सी परत ने ढक लिया, मानो उसके शरीर पर कोई चट्टानी कवच चढ़ गया हो। तुरंत जमान की आंखें ठंडी हो गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम मरना चाहती हो तो ठीक है, मार डालो उसे। उसके बाद दर्जनों लोग एक साथ आकर कोचवान पर हमला करने लगे। कोचवान को कोई डर नहीं था। वह अपनी चट्टानी रूट शक्ति से हर एक तलवार और चाकू के हमले को आसानी से झेल सकती थी। इसलिए वो उन सभी लोगों से अकेली भिड़ पड़ी। आर्यन ने दिल ही दिल में कहा, क्या जबरदस्त शक्ति है। वास्तव में कोचवान उन दर्जनों लोगों पर भारी पड़ रही थी। आर्यन ने मन में आश्चर्य जताया, लगता है इम्मोर्टल रूट सच में योद्धाओं के लिए बेहद जरूरी होती है। एक अकेली इम्मोर्टल रूट किसी भी व्यक्ति की तकदीर बदल सकती है। कोचवान सच में बहुत उग्र थी। आर्यन पेड़ के ऊपर ही गहरे पत्तों में छिपकर शांति से देख रहा था। तभी उसकी बाहों में लेटी लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हल्की आवाज में कहा, तिम्रा, इनसे नहीं निपट सकती, क्या तुम उसकी मदद करोगे क्या? आर्यन ने उसकी कमजोर हालत को देखा और कहा, अगर वो इनसे नहीं निपट सकती तो मैं तो और भी नहीं कर सकता। मैं तो बस एक मामूली सा 5वें स्तर का आत्मवीर हूँ और मेरे पास कोई इम्मोर्टल रूट की शक्ति भी नहीं है। उस लड़की ने हल्के से खांसते हुए कहा, मेरे पास एक औषधि है जो मेरी गर्दन के पास पड़ी है। जैसे ही ये औषधि जमान की त्वचा से संपर्क करेगी, उसकी सारी शक्तियाँ कुछ वक्त के लिए सील हो जाएंगी। तब तुम्हें उस मौके का फायदा उठाना होगा। औषधि? आर्यन ने संकोच किया, फिर अपने मन को तंग किया और कहा, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मैं उस बूढ़े आदमी का एक भी हमला नहीं झेल सकता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, लड़की ने कमजोर स्वर में कहा, कृपया मेरी मदद करो। नागेंद्र कुल बहुत शक्तिशाली है। मैं आज अगर यहाँ मारी जाती हूँ तो मेरा पूरा कुल समाप्त हो जाएगा। मैं तुमसे कुछ भी वादा करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मेरी मदद करो। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? लीजिए, आज संडे है और आपका फेवरेट नवल स्पिरिट वर्ल्ड के एपिसोड आज आपके सामने आ गए। सुनिए, एंजॉय करिए और अगले संडे तक फिर से इंतजार करिए। तो बिना किसी देरी के संडे स्पेशल कहानी को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के, आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक मिशन मिला है।
मिशन दिव्य हकीम को बचाओ। मिशन स्तर अश्रेणी। मिशन पुरस्कार 80,000 एक्सपी पॉइंट्स, 500 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 1000 शॉप पॉइंट्स और एक आत्मा सील औषधि। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? आर्यन ने तुरंत मन में इसे स्वीकार कर लिया। उसने उस लड़की से कहा, क्या तुम कुछ भी वादा करोगी? लड़की ने कहा, अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है। वो फुर्ती से उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालकर एक छोटी मिट्टी की शीशी निकाल लाया। उसे हाथ में पकड़ते हुए उसने पूछा, क्या यही वो औषधि है? लड़की के चेहरे पर शर्म से लालिमा छा गई। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। आर्यन ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, अगर मैं इसे छू लूं तो क्या मेरी शक्तियां भी सील हो जाएगी? लड़की ने जवाब दिया, नहीं। ये औषधि खासतौर पर नागेंद्र कुल के लिए बनाई गई है। उनके शरीर में लकड़ी का गुण है, इसलिए यह औषधि सिर्फ उन पर ही काम करती है। असल में यही वह औषधि थी जिसने अर्कराज कुल की शक्ति को नागेंद्र कुल के लिए खतरा बना दिया था। इस औषधि के कारण नागेंद्र कुल को हमेशा एक डर सताता रहता था। अगर यह औषधि बाहर निकल जाती तो पूरा नागेंद्र कुल ऐसा कचरा बन जाता जिसे कोई भी कुचल सकता था। आर्यन ने एक हल्की मुस्कान के साथ लड़की को पेड़ के तने से टिकाते हुए कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये सुनिश्चित करना कि वक्त आने पर मुझे सप्तचक्र महाविद्यालय तक पहुंचाने वाला कोई मिल जाए। वो वास्तव में और ज्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहता था और जल्दी से सप्तचक्र महाविद्यालय तक पहुंचना चाहता था। लड़की थोड़ी चौंक गई। उसे लगा था कि आर्यन उससे कुछ अनुचित मान करेगा। जब आर्यन उसके कपड़ों में हाथ डाल रहा था तब तो वह लगभग यह मान ही चुकी थी, लेकिन अब उसकी ये बात सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी और उसने मन में सोचा, अब तुम कुछ और दिनों तक जी सकते हो। दरअसल हर कोई सिर्फ इतना जानता था कि अर्कराज कुल में एक अद्वितीय युवा प्रतिभा उभरी थी और वो एक दिव्य हकीम है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो दिव्य हकीम असल में एक पॉइजन मास्टर भी थी। दूसरी ओर जमान अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम सब इतने निकम्मे हो। एक मामूली सी नौकरानी को हराने में तुम्हें इतना समय लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि नागेंद्र कुल ने तुम पर इतना वक्त क्यों बर्बाद किया। हालांकि उसके हमलों से जख्मी तिम्रा पहले ही थक चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक जमान ने अपनी चाल बदली। पलक झपकते ही उसने अपनी नष्टिधारा शक्ति का उपयोग करते हुए तिम्रा के पेट पर एक जोरदार वार किया। तिम्रा के मुंह से खून निकल पड़ा। वह एक बड़े पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने जमान को घूरते हुए कहा, नीचता की भी हद होती है। जमान ठहाका लगाते हुए बोला, नीचता? ये कमजोरों का सिर्फ बहाना है। वह धीरे धीरे तिम्रा की ओर बढ़ते हुए बोला, अब तो बता दो वो हकीम लड़की कहाँ है? तिम्रा ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, भले ही मैं जानती होती तब भी तुम्हें कभी नहीं बताती। जमान का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। उसकी हथेली से अमर ऊर्जा निकलने लगी। यह ऊर्जा जहाँ पहुँचती वहाँ की हरियाली मुरझा जाती। ये नागेंद्र कुल की शक्ति थी, नष्टिधारा शक्ति। एक मामूली सी उद्यमवीर मेरे सामने मस्ती कर रही है। जमान तिम्रा के करीब आया और बोला, ये आखिरी मौका है, अब भी बता दो वो लड़की कहाँ है। लेकिन तिम्रा की दृढ़ता नहीं टूटी। उसने कहा, तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो, मेरी मालकिन को धोखा देना, सपने में भी नहीं। जमान की आंखें जलने लगी और उसने क्रूरता से कहा, तुम नहीं बताओगी तो क्या हुआ? मुझे उसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। आखिरकार ये वही शक्ति है जिसे वो बचाना चाहती है। हा हा हा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इसी के साथ उसने अपनी हथेली से वार किया। लेकिन उसी समय आर्यन वहां उतरा और बोला, एक बड़े आदमी का छोटी लड़की को परेशान करना सही नहीं है। भले ही उसकी बातें तेज हो, उसका स्वभाव उग्र हो और वो हुल्लड़बाजी करने वाली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मार दो। जमान ठिठका और उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। अरे, एक और पागल अपनी मौत के लिए आया है। उसकी परछाई हिली और एक ही झटके में वह आर्यन के पास पहुंच गया। तुझे नायक बनने का शौक है तो पहले तू ही मर। उसकी हथेली तेजी से आर्यन की तरफ आई, जिसमें भयंकर दबाव शक्ति थी, लेकिन आर्यन के चेतना सागर की शक्ति अब 3 गुना बढ़ चुकी थी। जमान का दबाव उसे कुचलने के लिए काफी नहीं था। आर्यन ने पीछे हटने के बजाय अपने दाएं हाथ से ड्रैगन स्लेयर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, अचल ब्लेड। दोनों के हमले आपस में टकरा गए। ये टकराव इतना तेज था कि आर्यन कई कदम पीछे की ओर घिसटता चला गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके सीने में खून उबाल खा रहा था। क्या ताकत है! वही जमान भी कुछ कदम पीछे हट गया। उसके हर एक कदम के साथ जमीन पर गहरे निशान बन गए थे। उसने हैरानी से कहा, ये किस तरह की शक्ति है? दिलचस्प लड़के, अब तो और मजा आएगा, लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम मेरे सामने आ गए। जमान ने अपने बगल के एक पेड़ पर हाथ रखा। वो पेड़ तुरंत सूखने लगा और उसकी ऊर्जा जमान की हथेली में समा गई। उसकी शक्तियां और गति पहले से और भी अधिक हो गई।
उसने दोनों हथेलियों से आर्यन पर एक साथ हमला किया। वो इतना तेज था कि आर्यन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यही शक्तियों के स्तर का अंतर था, लेकिन आर्यन भी पहले से तैयार था। उसने अपनी चेतना को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और इस वार को झेल लिया। हालांकि उसके मुंह से खून बह निकला, उसकी पूरी देह फटने के कगार पर थी और नष्टधारा शक्ति उसके शरीर में घुसकर उसे असहनीय दर्द दे रही थी। जमान हंसते हुए बोला, लड़के आखिर तू क्या सोचकर नायक बनने चला था? तुझे पहले अपनी तुच्छ शक्तियों की ओर देखना चाहिए था। आर्यन ने अपनी जेब से एक गोली निकाली और कहा, अब मैं तुम्हें इस विस्फोटक अमर गोली की ताकत दिखाऊंगा। विस्फोटक अमर गोली। जमान का चेहरा गंभीर हो गया। आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे भी चिंता से भर गए। यहाँ तक कि तिमरा भी ये सुनकर चौकन्नी हो गई। क्या वाकई यह गोली इतनी खतरनाक थी? नहीं, आर्यन ने इसे मजाक में कहा था क्योंकि इसका नाम ही इतना डरावना था। जैसे ही उसने गोली उठाई, जमान ने बिजली की गति से उसे आर्यन के हाथ से छीन लिया और जोर से हंसते हुए बोला, हा हा हा, अब ये गोली मेरी है। लेकिन जैसे ही गोली उसके हाथ में आई, उसका चेहरा बदल गया। क्या सच में? आर्यन एक शैतानी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, तुमने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दी है। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर अपने कंधे पर टिका लिया और बड़े कदमों के साथ जमान की ओर बढ़ा। जमान ने आर्यन को घृणा से देखा और हंसते हुए बोला, तुम जैसा एक साधारण सा आत्मवीर मुझे मारने की सोच रहा है। विस्फोटक अमर गोली तो मैंने पहले ही छीन ली है, अब तुम मुझे कैसे हराओगे? जमान ने आर्यन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन तभी आर्यन अचानक रुक गया और हल्की हंसी के साथ बोला, अपनी हथेली खोलकर देखो, क्या वो गोली तुम्हारे पास है? जमान की आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत अपनी हथेली खोलकर देखी और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके हाथ में अब विस्फोटक अमर गोली नहीं थी। इसके अलावा उसकी हथेली काली पड़ चुकी थी और काली रंग की कई लकीरें उसकी नसों में फैलने लगी थीं, मानो उसे कोई खतरनाक जहर दिया गया हो। जमान का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुम कुत्ते, वो गोली आखिर थी क्या? आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम खुद ही अंदाजा लगाओ। जमान ने गुस्से में कहा, मैं अंदाजा लगाऊं? मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं इस जहर को नहीं निकाल सकता? लड़के, तुमने मेरे नागेंद्र कुल की ताकत को कम करके आंका है। जमान को अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। उसने पास के एक विशाल पेड़ पर अपनी हथेली रखी और बोला, निकालो। जैसे ही उसने पेड़ से ऊर्जा खींचने की कोशिश की, तभी पेड़ पर बैठी एक लड़की जोर से चिल्लाई, यही समय है। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए थोड़ी बेचैनी छा गई। उसने मन ही मन कहा, धत तेरी की, ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। जमान ने जैसे ही अपनी हथेली से जहर निकालने की कोशिश की, वह जहर एक भयंकर प्रतिक्रिया के साथ उसके अंदर ही बंद हो गया और उसके शरीर की सारी शक्तियां सील हो गई। ये आत्मा सील गोली है। जमान ने गुस्से और निराशा के साथ चिल्लाते हुए कहा, कमीने, तूने मुझे आत्मा सील गोली दे दी। सिवाय चिल्लाने के जमान अब कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी पूरी शक्तियां सील हो चुकी थी। वो ना तो अपनी अमर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था, ना ही पेड़ से ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। आर्यन ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और ड्रैगन स्लेयर उठाकर तेजी से आगे बढ़ा। बहुत अकड़ दिखा रहा था ना, अब इस अकड़ को नर्क में दिखाना। उसने पूरी ताकत से वार किया। जमान, जो एक लेवल 9 का उद्यमवीर था और जिसकी रक्षा शक्ति बेहद मजबूत थी, पूरी तरह से शक्तिहीन था। वो बचने या पलटवार करने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही ड्रैगन स्लेयर का वार लगा, उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख फूट पड़ी। उसका सीना ड्रैगन स्लेयर के वार से लगभग आधा कट चुका था और खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। वो पीछे हटने लगा और उसने कांपते हुए अपनी उंगली उठाकर आर्यन की ओर इशारा किया, तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। और इसी के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी, आर्यन, बधाई हो, तुमने जमान को मारा है। 3000 एक्सपी पॉइंट्स, 50 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें नष्टधारा शक्ति मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 100 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय मिला है। आर्यन ने हैरानी से कहा, 100 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय? पूर्वज रुद्रदेव भी स्पेस रिंग में नए मिले सामान को देख चुके थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, 100 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय? ये ड्रैगन स्लेयर के स्तर को बढ़ाने में काम आ सकता है, पर इसकी उम्र बहुत कम है। तुम्हें कम से कम 10,000 साल पुराना दिव्य वृक्ष का हृदय चाहिए होगा। तभी पेड़ पर बैठी लड़की नीचे कूदी और सीधे आर्यन की ओर देखते हुए बोली, सभी को खत्म कर दो। आर्यन ने नागेंद्र कुल के योद्धाओं की ओर देखा। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे आर्यन ने जमान जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति को इतनी आसानी से कैसे मार गिराया। एक ऐसा योद्धा जो एक लेवल 9 का उद्यमवीर था, आर्यन के सिर्फ एक वार से बेमौत मारा गया। ये घटना उनके लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। उसी वक्त लड़की जो बगल में खड़ी थी कड़वे स्वर में बोली, मैंने कहा कि इन्हें मार दो। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी?
आर्यन ने ठंडी नज़रों से उस लड़की की ओर देखा और जवाब दिया, मैं क्यों मारूं इन्हें। आर्यन का स्वभाव साफ था, वो वैसे भी उन लोगों को मारना चाहता था क्योंकि उनके मरने से उसे बहुत से एक्सपी पॉइंट्स और अमर ऊर्जा पॉइंट्स मिलते, लेकिन उसे उस लड़की का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़की की नज़रें गहरी हो गईं, उसने कड़कते हुए कहा, अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। आर्यन ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझे मारने की बात कर रही हो, आओ आओ मारो मुझे, देखते हैं क्या कर सकती हो। लड़की के चेहरे पर गुस्सा उभर आया, वो गंभीर स्वर में बोली, जब तुमने मुझे पकड़ा था तभी तुम्हारे शरीर में जहर पहुंच चुका था। अगर तुम मेरे आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर सड़ जाएगा और तुम दर्दनाक मौत मारे जाओगे। आर्यन ने अपनी जगह खड़े खड़े पूर्वज रुद्रदेव से मन ही मन पूछा, पूर्वज, क्या ये सच है? क्या मैं जहर का शिकार हो चुका हूँ? पूर्वज रुद्रदेव जोर से हंस पड़े, लड़के, भले ही मैं एक हकीम नहीं हूँ, लेकिन जहर बनाने में मैं माहिर हूँ। इस ब्रह्मांड के सबसे जहरीले लोग भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जो जहर तुम्हारे शरीर में पहुंचा था वो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं था, मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया है। बस ये मामूली बात थी, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पूर्वज, आप सच में अद्भुत हैं, लेकिन इस लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। उधर आर्यन की चुप्पी को देखकर उस लड़की को लगा कि वो डर गया है। उसने कहा, अगर यकीन नहीं होता तो अपने सीने पर देखो, वहाँ एक काला दाग होगा जो जहर का संकेत है। आर्यन ने चुपचाप उसकी बात मानी और सीने की ओर देखा। फिर उसने बड़ी चतुराई से नाटक करते हुए कहा, यहाँ तो सच में काला दाग है। ये क्या है? जल्दी से मुझे इसका प्रतिकार दो। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम इन नागेंद्र कुल के लोगों को मार दोगे तो मैं तुम्हें जहर का प्रतिकारक दे दूंगी। वास्तव में उसने आर्यन को जहर तो दे दिया था, लेकिन उसके पास उसका कोई प्रतिकार नहीं था। वो अर्कराज कुल लौटकर ही उसका इलाज कर सकती थी। इसके अलावा उसे सही सलामत उसके कुल तक पहुंचाने के लिए आर्यन की जरूरत थी। जल्दी करो, क्या तुमने सुना नहीं? उन्हें मार दो। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, आर्यन ने बड़ी चतुराई से उसकी ओर छलांग लगाई और उसने सीधे उसके गाल पर थप्पड़ मारा। ये इतना जोरदार थप्पड़ था कि उस लड़की के होश उड़ गए। उसके होठों से खून बहने लगा और उसकी आंखें हैरानी से फट गईं। आर्यन गुस्से में बोले, तू समझती क्या है खुद को? मुझे आदेश देगी? इसी के साथ उसने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। उस लड़की का आत्मविश्वास और घमंड, जो अब तक उसके चेहरे पर झलक रहा था, एक पल में चूर चूर हो गया। आर्यन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैंने तुझे बचाया और बदले में तू मुझे अपने गुलाम की तरह हुक्म दे रही है। तेरे जैसे लोग हमेशा एहसान फरामोश ही होते हैं। लड़की के चेहरे पर अब खून और हैरानी दोनों थे। वह पूरी तरह से चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन, जिसे वह कमजोर समझ रही थी, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। आर्यन ने गुस्से से कहा, ये 2 थप्पड़ तुझे हमेशा याद रहेंगे। पहला इसलिए क्योंकि तूने अपनी जान बचाने वाले की इज्जत नहीं की, और दूसरा इसलिए क्योंकि तूने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। समझी? लड़की, जो अब तक खुद को आर्यन से ऊपर समझ रही थी, गुस्से से भर गई। उसके बाल चेहरे पर बिखरे पड़े थे और पूरे खून से सने हुए थे। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तू जानता भी है कि मैं किस? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक और झंझनाहट उसके कान में गूंज उठी। अगर तुम्हें नहीं पता जान बचाने का शुक्रिया कैसे अदा किया जाता है तो कोई बात नहीं, पर एहसान फरामोश होकर तुम अपनी हदें पार नहीं कर सकते, फिर भले ही तुम एक औरत क्यों ना हो। नागेंद्र कुल के लोग स्तब्ध खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में आर्यन के लिए प्रेरणा थी, क्योंकि उसने एक लड़की पर हाथ उठाया जिस लड़की को वो नजर उठाकर देख भी नहीं सकते थे। वो अर्कराज कुल की एक दिव्य हकीम थी और वो एक पॉइजन मास्टर भी थी। वो एक खूबसूरत फूल की तरह मासूम थी तो वो एक जहरीले फूल की तरह खतरनाक भी थी। उसका नाम वेदिका था। तिमरा, जो पास खड़ी थी, ये देखकर चौंक गई। उसने मन में सोचा, ये लड़का जहर के असर में है, फिर भी उसने वेदिका जी को थप्पड़ मार दिया। यह क्या अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? आर्यन को घूरते हुए वेदिका की आंखें हत्या के एक ठंडे इरादे से भरी हुई थी। बचपन से आज तक किसी ने भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी, और जिसने भी की उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। वेदिका की आंखों में क्रोध और घृणा के भाव झलक रहे थे। उसने कहा, तुम्हें अगर मरने का इतना शौक है तो मैं तुम्हें अभी पश्चिम लोक भेज देती हूँ। उसकी आंखों में ठंडे बर्फीले इरादे उभर आए। वेदिका के शरीर से हल्की शक्तियां निकलने लगी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, नागेंद्र कुल के इन लोगों को मार दो, वरना अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैं एक न्यायप्रिय इंसान हूँ। अगर तुम मुझसे अच्छे से मदद मांगती तो मैं सोचता, लेकिन तुम्हारा ये घमंडी रवैया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो, तो आओ देखते हैं कौन किसे मारता है।
वेदिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, मरो। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, आर्यन के शरीर में छुपा हुआ जहर सक्रिय हो गया। आर्यन दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आह, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। आर्यन की यह हालत देखकर नागेंद्र कुल के योद्धाओं ने अपनी चाल चलने का मौका देख लिया। ये सही मौका है, उनमें से एक ने चिल्लाया, अब हमला करो। नागेंद्र कुल के योद्धाओं ने अपनी अपनी तलवारें बाहर खींच लीं। उन्होंने सोचा अब केवल वेदिका को हराकर उसे पकड़ लिया जाए। ऐसा करने पर वो अपने कुल में ऊंचा स्थान पा सकते थे। मारो। उनकी आंखों में लालच और क्रूरता झलक रही थी। तिम्रा ने डरते हुए चिल्लाया, वेदिका जी। लेकिन वो अभी उससे इतनी दूर थी कि उस तक नहीं पहुंच सकती थी। अगर वो पहुंच भी जाती तो घायल होने के कारण शायद ही उन सभी योद्धाओं का मुकाबला कर पाती। वेदिका ने दर्द में तड़पते आर्यन की तरफ देखा और गुस्से में कहा, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन हत्यारों को खत्म करो। अब तुम्हें इनकी वजह से मरना पड़ेगा। वेदिका आर्यन से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसे 2 बार थप्पड़ मारा, लेकिन उससे ज्यादा नफरत इस बात की थी कि उसने नागेंद्र कुल के उन योद्धाओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। तभी नागेंद्र कुल के योद्धाओं में से एक ने कहा, वेदिका तुम बस एक साधारण सी आत्मवीर हो। भले ही तुम्हारे पास दिव्य शक्ति हो या जहरीली शक्तियां हो, तुम लड़ाई में हमारे सामने नहीं टिक सकती। दूसरे ने हंसते हुए कहा, इतनी सुंदर लड़की को बर्बाद करना सही नहीं है, मैं उसके साथ मजे करना चाहता हूँ। एक और ने कहा, अरे पागल है क्या, वो जितनी सुंदर है उतनी भयानक भी। उसके पूरे शरीर में जहर है, कहीं ऐसा ना हो तेरी मर्दानगी में भी जहर घुस जाए और तू किसी काम का ना रहे। हा हा हा। तो क्या हुआ, मैं इसकी सुंदरता के मजे तो लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसकी लाश के साथ क्यों ना करना पड़े। अबे तू नहीं सुधरेगा, एक लाश के साथ थू है तुझ पर। हा हा हा। वो सभी जोर जोर से हंसने लगे और वेदिका को चारों ओर से घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। नागेंद्र कुल के योद्धा धीरे धीरे वेदिका की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वेदिका जरा भी विचलित नहीं हुई। उसकी आंखें ठंडी लेकिन शब्द कठोर थे। उसने सख्त आवाज में कहा, क्या नागेंद्र कुल के ये कायम मेरी आत्मा सील गोली से डरते नहीं हैं? योद्धाओं में से एक हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास आत्मा सील गोली है? क्या तुम सबको एक ही बार में जहर दे सकती हो? बिल्कुल नहीं। दूसरा योद्धा चिल्लाया, भाइयों डरने की जरूरत नहीं है, ये अपने आखिरी पल गिन रही है, इसे और ज्यादा उछलने मत दो, हमला करो। इसी बीच आर्यन जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया, आह मैं मर गया। एक योद्धा हंसी उड़ाते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले ये कितना अकड़ रहा था, अब इसे देखो, जहर खाने के बाद ये बेवकूफ लगता है। इस मूर्ख पर ध्यान मत दो, हमला करो। उन्हें आर्यन की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वेदिका के जहर से बचना असंभव है। वो सभी तुरंत वेदिका की ओर झपट पड़े। वेदिका के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर डर और घबराहट का सैलाब था। वेदिका औषधि और जहर बनाने में निपुण थी, लेकिन उसकी शक्तियां केवल एक साधारण से आत्मवीर की थी। इतने सारे योद्धाओं का सामना करना उसके लिए असंभव था। उसके मन में ख्याल आया, क्या यही मेरी आखिरी घड़ी है? उसने मन ही मन चीखते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकती, मैं यहाँ नहीं मर सकती। मैंने अभी तक नागेंद्र कुल को घुटनों पर गिराकर माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया है। मैंने अभी तक अर्कराज कुल में अपनी ताकत साबित नहीं की। मैं यहाँ ऐसे ही मरने के लिए नहीं आई थी। वेदिका के मन में कई इच्छाएं थीं। वह अपने जीवन को फिर से संवारना चाहती थी। नागेंद्र कुल की ताकत का सहारा लेकर अपने कुल की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहती थी। इसी कारण उसने नागेंद्र कुल के युवा स्वामी के साथ विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब उसने नागेंद्र कुल के योद्धाओं को कमजोर करने वाली पिल तैयार की तो अचानक पूरी स्थिति ही पलट गई। नागेंद्र कुल के लोग उसका विश्वासघात करने लगे। उसी रात उसे मारने का प्रयास किया गया। उसने अपनी मां द्वारा छोड़ी गई एकमात्र दासी तिम्रा के साथ वहां से भागने की कोशिश की। 3 दिन और 3 रातों तक वो भागती रही। जब उसने नागेंद्र कुल के एक प्रमुख सदस्य जमान को मार गिराया तो उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन जीवन ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। आर्यन, जो उसके आखिरी सहारे के रूप में सामने आया था, पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। तिम्रा गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। आर्यन को उसने मृत देखा और खुद वो बेहद कमजोर थी। उसकी सभी योजनाएं, सभी दवाएं और सभी उपाय खत्म हो चुके थे। उसका दिल निराशा से भर गया था। वेदिका ने आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? क्यों? पिताजी, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसकी आवाज में दर्द और हार साफ झलक रही थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को हालातों के हवाले कर दिया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसी समय आर्यन चुपचाप खड़ा हो गया। उसके कंधे पर ड्रैगन स्लेयर चमक रहा था। वो किसी भूत की तरह नागेंद्र कुल के एक योद्धा के पीछे आ खड़ा हुआ।
तिम्रा ने आर्यन को देखा तो उसकी आंखें खुशी और हैरानी से भर गईं। उसकी खुशी को आंसुओं के रूप में छलकने लगी। आर्यन ने अपनी उंगली होठों पर रखते हुए तिम्रा को इशारे में चुप रहने को कहा। उसके बाद ड्रैगन स्लेयर के एक ही वार में उसके सामने वाले योद्धा का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी कटी हुई गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा। पल भर में पूरा दृश्य खून से लाल हो गया। हाँ, नागेंद्र कुल के योद्धाओं ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन तब तक आर्यन ने 4 और योद्धाओं को अपनी ब्लेड से काट डाला। हर एक वार के साथ उसके दिमाग में सिस्टम की आवाजें गूंज रही थी। एक्सपी पॉइंट्स के लिए आर्यन उनमें से एक को भी नहीं छोड़ना चाहता था। अगर वो पहले हमला करता तो कई योद्धा बचकर भाग सकते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी मौत के लिए खुद जाल बुन लिया था। चाहकर भी उनमें से कोई नहीं भाग सकता था। आधे मिनट से भी कम समय में आर्यन ने एक के बाद एक सभी योद्धाओं को टुकड़ों में काट दिया। उसके अचानक हमले और जमान की मौत के कारण वे पहले ही डर चुके थे। आर्यन ने उनके डर का फायदा उठाया और एक एक को खत्म कर दिया। वेदिका ने अपनी आंखें खोलीं। उसने आर्यन को खून से लथपथ देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और हैरानी थी। वो धीरे से बोली, तुम मरे नहीं। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर की नोक से खून पोंछते हुए उसे वापस रख दिया। सामने खड़ी वेदिका के चेहरे पर गहरे आश्चर्य को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम वाकई निराश हो कि मैं मरा नहीं। उसी पल वेदिका अचानक एक कदम आगे बढ़ी और आर्यन के गले लग गई। उसका सिर आर्यन के कंधे पर टिक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर उससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि उसकी छाती आर्यन की छाती से इतनी जोर से सटी कि आर्यन थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उस एहसास ने आर्यन को अंदर तक हिला दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि आर्यन इस वक्त केवल एक पतले कपड़े की धोती में था। उसकी पतलून तिम्रा ने पहले ही खींचकर फाड़ दी थी, इसलिए उसकी धोती के भीतर एक अजीब सी उग्र ऊर्जा उभरने लगी। हो, वेदिका की रुलाई टूटे हुए बांध की तरह बहने लगी। वह आर्यन के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जब वह रो रही थी तो उसने आर्यन के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। ओए, दर्द हो रहा है, रोना है तो रो, पर काट क्यों रही हो? आर्यन दर्द से कराह उठा। औरतों को समझना सच में मुश्किल है। पहले तो ये मुझे ऐसे आदेश दे रही थी जैसे मैं उसका गुलाम हूँ। अब कंधे पर सिर रखकर रो रही हैं और काट भी रही हैं। वेदिका कोई छोटी लड़की नहीं थी। वह कम से कम 25 साल की थी। उसकी छवि एक प्रभावशाली महिला की थी, लेकिन जब वो रो रही थी तो वो किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। रोते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, काटने से क्या हुआ? इससे तुम्हें कुछ हो नहीं जाएगा, और वैसे भी तुम एक बदमाश हो। उसके नाजुक हाथ बार बार आर्यन की पीठ पर हल्के थप्पड़ मारने लगे। अरे बाप रे, आर्यन चिढ़ते हुए बोला, क्या तुमने पहले कभी किसी को काटा नहीं है? कितना दर्द होता है तुम्हें पता भी है? ये तो बचपन में मुझे कुत्ते के काटने से भी ज्यादा दर्द दे रहा है। वेदिका सुबकते हुए बुदबुदाई, तुम खुद एक कुत्ते हो। उसकी अद्वितीय खुशबू आर्यन की नाक में घुसने लगी, जो उसे अंदर तक जला रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी उभर आई और उसकी धोती के भीतर उसका शरीर कठोर होने लगा। वेदिका ने इसे महसूस करते हुए कहा, ये मुझे क्या चुभ रहा है? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी ब्लेड भी है? हाँ, मेरे पास एक बेहद खतरनाक ब्लेड है, इससे तुम्हें बचकर रहना चाहिए। आर्यन ने शर्म से लाल चेहरे के साथ उसे खुद से दूर धकेल दिया। तभी पूर्वज रुद्रदेव की गंभीर आवाज आए, आर्यन, ये लड़की साधारण नहीं है। इसके शरीर में एक बेहद खास विषैली इमोर्टल रूट है, जो अनजाने में एक प्रकार की उत्तेजक शक्ति छोड़ती है। क्या? आर्यन घबरा गया। पूर्वज, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये जहर मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं करेगा ना? रुद्रदेव बोले, नहीं, ये तुम्हें निष्क्रिय नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी वर्तमान शक्ति से तुम्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये तुम्हें असहज और आवेगशील बना सकता है। आर्यन ने तुरंत वेदिका से और दूरी बनाते हुए कहा, तुम वहां खड़ी रहो, मेरे पास मत आना। आर्यन ने घबराकर कहा, पूर्वज, इस जहर से बचने का कोई रास्ता है? रुद्रदेव ने धीरे से कहा, इस समस्या का एक समाधान है, तुम्हें अपनी इमोर्टल रूट को उसकी विषैली इमोर्टल रूट के साथ गहन संपर्क में लाना होगा। इससे तुम्हारी इमोर्टल रूट उसके जहर को दबा देगी। आर्यन ने गुस्से में कहा, गहन संपर्क? इसका क्या मतलब है? पूर्वज, रुद्रदेव हंसते हुए बोले, तुम समझदार हो बेटा, इसे खुद समझ लो। आर्यन ने ठहाका लगाया, हा, बड़ी लड़की हो या छोटी, मुझे दोनों पसंद हैं, हा। हालांकि आर्यन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वेदिका की आंखों में अचानक से एक ठंडी और खतरनाक चमक आ गई थी। वेदिका ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे मन में जरा भी गंदी सोच आई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दूंगी। आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने पैरों को आपस में दबा लिया और जल्दी से बोला, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ, मेरे मन में गंदे विचार कैसे आ सकते हैं? वेदिका की आंखें उसकी कमर के नीचे कुछ सख्त चीज को महसूस करते हुए टिक गई। तो फिर ये क्या है? आर्यन ने अपने छोटे भाई की ओर देखकर कहा, वो तो बस पेशाब करना चाहता है, इसमें क्या गलत है? ये कहकर वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे चला गया और अपनी जरूरत पूरी करने लगा।
साथ ही बुदबुदाने लगा, गहरा संपर्क, कहीं मेरी पवित्रता का अंत तो नहीं आने वाला। उसने एक छोटी सी हंसी छोड़ी, हा हा हा। पीछे खड़ी वेदिका और तिम्रा ने उसकी हरकतों की ओर देखा और दोनों ने एक साथ कहा, बदतमीज। आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से एक नया कपड़ा निकाला, पहना और बाहर आ गया। इसी पल एक आवाज गूंजी, आर्यन बधाई हो, तुमने दिव्य हकीम वेदिका को बचाने वाला मिशन पूरा कर लिया है। इनाम 80,000 XP पॉइंट्स, 500 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 1000 शॉप पॉइंट्स और एक आत्मा सील पिल मिली हैं। आर्यन बधाई हो, तुम्हें दिव्य हकीम वेदिका को अर्कराज कुल तक पहुंचाने का एक नया मिशन मिला है। मिशन स्तर सी। पुरस्कार 10,000 XP पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 100 शॉप पॉइंट्स। विशेष इनाम 50 दिल पॉइंट्स। इस आवाज को सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। एक और मिशन, उसने अपने आप से कहा, ये तो निश्चित रूप से श्रृंखला मिशन है। और ये क्या है? खास इनाम 50 दिल पॉइंट्स, मतलब अगर 90 पर पहुंच गए तो गहरा संपर्क, हा हा हा। उसे याद था जब भी उसकी ओर कोई लड़की आकर्षित होती है तो उसे 1 दिल पॉइंट मिलता है। फिर उसने तुरंत वेदिका की पसंद की स्थिति जांची और देखा कि उसके नाम के नीचे बस 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट, धत तेरी की, इसे बचाकर मैंने कुछ पाया ही नहीं। आर्यन ने मन ही मन खींचते हुए सोचा। असल में उसे यह पता ही नहीं था कि बचाने से पहले वेदिका की पसंद -100 थी। कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा, मेरे पास बहुत समय है। उसने गणना की कि सप्तचक्र महाविद्यालय के प्रवेश के लिए 4 महीने बचे थे। ये समय काफी था, अगर वो अभी निकल भी जाता है तो भी उसे रास्ता मालूम नहीं था। तभी वेदिका ने आर्यन की ओर देखा और कहा, हम दोनों घायल हैं, क्या तुम हमें अर्कराज कुल तक ले जा सकते हो? आर्यन ने थोड़ी मुश्किल जाहिर करते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मुझे कहीं और जाना है। वेदिका ने कहा, अगर तुम हमें अर्कराज कुल तक सही सलामत पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से अच्छा इनाम दूंगी। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, सच में? वेदिका ने गंभीरता से कहा, हाँ, अगर मैंने कहा है तो मैं जरूर दूंगी। इस वक्त वेदिका को आर्यन की मदद की सख्त जरूरत थी। नागेंद्र कुल के लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते थे। अर्कराज कुल तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उसे आर्यन की जरूरत थी। तिम्रा ने भी अपनी आंखों में विनम्रता लिए आर्यन की ओर देखा। वो सोच रही थी, यह बदतमीज लड़का भले ही बदतमीज हो लेकिन दिल का अच्छा है और सबसे बड़ी बात, वो सुंदर भी तो था। आर्यन ने गहराई से सोचने का नाटक किया। असल में तो उसके दिमाग में गहरे संपर्क का ख्याल दौड़ रहा था। मन ही मन उसने उत्साह से कहा, ये तो साफ इशारा है। आर्यन ने वेदिका के वादा करने वाली बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी। तभी उसने उसकी ठंडी निगाहें महसूस की और याद किया कि सिस्टम में दिखाए गए दिल पॉइंट्स की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसने तुरंत शब्दों को बदल लिया, मुझे तुम्हारी आत्मा सील पिल चाहिए, क्या तुम मुझे इसे बनाना सिखा सकती हो? वेदिका और तिम्रा दोनों ये सुनकर चौंक गईं। वेदिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं सोच रही थी कि तुम फिर से कोई गंदा प्रस्ताव रखने वाले हो। आर्यन ने नाराज होकर कहा, क्या मैं तुम्हें इतना नीच इंसान लगता हूँ? मैं तो इतना सीधा साधा हूँ जैसे सफ़ेद कमल, और तुम मुझे उस तरह का समझती हो। यह मेरे स्वाभिमान पर आघात है। वेदिका ने माफ़ी भरे स्वर में कहा, ठीक है, मेरी गलती थी। आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, गलती तुम्हारी ही थी तो अब मुझे बताओ, क्या तुम सिखाओगी या नहीं? वेदिका ने अजीब तरह से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा सील पिल बनाना इतनी आसान बात है? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं, बस मुझे सिखाने के लिए तैयार रहो। उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा, और अगली बार अगर तुमने मुझे आदेश देने की कोशिश की तो ये मत सोचना कि मैं चुप रहूंगा। अगली बार तुम्हारा गाल नहीं बल्कि तुम्हारा। वेदिका की आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत चुपचाप खड़ी हो गई। तिम्रा ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। आर्यन ने गर्व से कहा, कभी कभी महिलाओं को अनुशासन की जरूरत होती है। वेदिका ने अपनी नज़रों को झुकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन क्या तुम इसे सीख पाओगे, ये तुम पर निर्भर करेगा। तिम्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। औषधि निर्माण में प्रतिभा की जरूरत होती है, और आत्मा सील पिल जैसी जटिल औषधि के लिए तो अद्भुत प्रतिभा चाहिए, हर कोई इसे नहीं बना सकता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ, मेरी सुंदरता के साथ साथ मेरी प्रतिभा भी अनमोल है। वेदिका ने उसे घूरते हुए कहा, मुंह मिट्ठू। कुछ मिनटों बाद वो तीनों अर्कराज कुल की ओर बढ़ गए। -2 दिन बाद वनराज नगर, नागेंद्र कुल मुख्यालय। क्या कहा? नागेंद्र कुल के मुखिया नागेंद्र रघुराज ने गुस्से से कहा, तुम कह रहे हो कि वेदिका बच निकली और हमारे भेजे गए सभी योद्धा भी मारे गए? उसकी आंखों में गुस्से और चिंता की लहर दौड़ गई। अगर आत्मा सील पिल किसी और कुल के हाथ लग गई तो ये हमारे नागेंद्र कुल के लिए प्रलय का कारण बन सकती है। रघुराज ने गंभीरता से कहा, आत्मा सील पिल वास्तव में नागेंद्र कुल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। यह उनके कुल के योद्धाओं की अंदरूनी शक्तियों को सील कर देती थी। कक्ष में बैठे सभी वरिष्ठ सदस्यों ने सिर हिलाया। अब हमें क्या करना चाहिए?
एक बुजुर्ग ने पूछा। वो लड़की अगर अर्कराज कुल तक पहुंच गई और उन्होंने आत्मा सील पिल बड़ी मात्रा में बना ली तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। रघुराज ने कहा, आदेश दो, सभी योद्धाओं को तैयार करो, हमें हर हाल में उस लड़की वेदिका को पकड़ना होगा। और उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जल्दी से नागार्जुन को संदेश भेजो। वेदिका को रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन वो अर्कराज कुल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कुल के अधिकांश बुजुर्ग खड़े हो गए, उनके चेहरों पर उत्साह की झलक स्पष्ट थी। तभी एक बुजुर्ग ने पूछा, कुलपति, क्या हमें युवा मास्टर अरविंद्र को सूचित करना चाहिए? रघुराज ने कहा, अरविंद्र सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश की योग्यता प्राप्त कर चुका है, इस समय उसकी साधना में विघ्न डालने की जरूरत नहीं। मात्र अर्कराज कुल को निपटाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। फिर उसने आगे कहा, सभी लोग तैयारी कर लो, हम कल प्रस्थान करेंगे। दूसरी ओर फ्यूजन असफल। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। वो अभी 100 वर्षीय दिव्य वृक्ष के हृदय को ड्रैगन स्लेयर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रैगन स्लेयर का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि हृदय इसे सहन नहीं कर पाया और टुकड़ों में बंट गया। आर्यन ने अपने मन में कहा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस पर पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, ये 100 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय तो कुछ भी नहीं, अगर तुम इसे 500 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय भी देते तो उसकी हालत भी ऐसी ही होती। उन्होंने आगे समझाया, दक्षिणी क्षेत्र से लेकर अमरद्वीप तक ड्रैगन स्लेयर ने अनगिनत ब्लडलाइन्स अवशोषित की है। अब इसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन तुम अभी भी इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। इसकी असल शक्तियां तो अभी दबी हुई है और उन्हें काबू करना तो तुम्हारे लिए और भी कठिन होगा। ड्रैगन स्लेयर के टूटने के साथ ही उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई थीं। अब उसे पुनः सशक्त करने के लिए स्तर दर स्तर उन्नत करना होगा। आर्यन ने मन ही मन कहा, अगर 100 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय काम नहीं करेगा तो मैं 10,000 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय ढूंढूंगा। आर्यन की तंद्रा वेदिका की आवाज से टूटी। क्या सोच रहे हो? उसने उसकी खोई हुई दृष्टि को देखते हुए पूछा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि नागेंद्र कुल का कुलपति कितना शक्तिशाली होगा, उसकी शक्तियों का स्तर क्या होगा। तिम्रा ने चौंकते हुए कहा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आर्यन ने सहजता से कहा, बस यूं ही। लेकिन अपने मन में उसने सोचा, क्योंकि मैं उसे एक्सपी पॉइंट्स के लिए मारना चाहता हूँ। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर एक बुजुर्ग से 100 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय मिल सकता है तो रघुराज के मरने से तो 10,000 वर्षीय दिव्य वृक्ष हृदय मिलने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन स्लेयर अगले स्तर तक उन्नत हो सकता है। वेदिका ने बताया, नागेंद्र कुल का कुलपति रघुराज 9वें स्तर का 3 सितारा उद्यमवीर हैं। मैंने सुना है कि उसने तीसरी श्रेणी की इमोर्टल रूट भी प्राप्त कर ली है और वो कभी भी एक शून्यवीर बन सकता है। 9वें स्तर का 3 सितारा उद्यमवीर। आर्यन का दिल थोड़ा बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, फिर तो कोई उम्मीद नहीं। फिर उसे एक और ख्याल आया और उसने पूछा, क्या तुम्हारी आत्मा सील पिल उस पर भी काम करेगी? वेदिका ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी उतनी निपुण नहीं हूं कि उस स्तर की आत्मा सील पिल बना सकूं। वास्तव में उसने आर्यन को पूरी बात नहीं बताई। आत्मा सील पिल को विकसित किए हुए उसे बस 10 दिन हुए थे। उसने इसे पहले ही 2 बार इस्तेमाल किया था और वह इसके 100% सफलता दर की जिम्मेदारी नहीं ले सकती थी। सामने जो घाटी दिख रही है ना, वही है अर्कराज कुल। तिम्रा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलक रहा था। वेदिका भी उस घाटी की ओर देखती रही। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे। ये वही स्थान था जिसे उसने 10 साल पहले गुस्से में छोड़ दिया था। उस दिन उसने पूरे कुल के सामने शपथ ली थी, जब तक मैं एक श्रेष्ठ पिल तैयार नहीं कर लेती, मैं यहाँ कदम भी नहीं रखूंगी। तब से उसने एक बार भी अर्कराज कुल की ओर रुख नहीं किया था। भले ही उसने नागेंद्र कुल के युवा मास्टर से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके दिन वहाँ किसी दासी की तरह कटे। नागेंद्र कुल ने उसे बस एक हकीम मात्र समझा, एक औजार और कुछ नहीं। लेकिन उसने सब सहा। वह अपने कुल में सम्मानपूर्वक लौटना चाहती थी। वह चाहती थी कि अर्कराज कुल में उसे फिर कभी राक्षस की नज़रों से ना देखा जाए। ये सच था कि वह अर्कराज कुल की एक दिव्य हकीम थी, पर इसके विपरीत एक और कड़वा सच ये भी था कि उसके शरीर में विषैली इमोर्टल रूट होने के कारण उसे दिव्य हकीम की नज़रों से नहीं बल्कि एक दुष्ट जहरीली नागिन के रूप में देखा जाता था। यही कारण था कि उसने कुल छोड़ा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि वो एक दिन अपनी औषधि कला को उत्कृष्ट रूप देगी और एक ऐसी मिसाल कायम करेगी कि हर कोई उसे सम्मान की दृष्टि से देखेगा। 10 साल, पूरे 10 साल बाद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वापस आ रही हूँ, वेदिका ने घाटी को देखते हुए धीरे से कहा। लेकिन ये वो वापसी नहीं थी जो वो चाहती थी। उसके शरीर में जहर दिन प्रतिदिन तेजी से फैलता जा रहा था और अब वो एक साधारण औषधि भी नहीं बना सकती थी। उसे एक ऐसी पिल की जरूरत थी जो उसके शरीर में फैले जहर को निकाल दे, और ये पिल केवल अर्कराज कुल में मिल सकती थी। तिम्रा ने गंभीर स्वर में कहा, मालकिन। लेकिन वेदिका ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चलो चलते हैं। उसने खुद को तैयार कर लिया था।
चाहे उसे फिर से राक्षस कहा जाए, चाहे उसका उपहास हो या तिरस्कार, वह सब झेलेगी। अपने माता पिता के न्याय के लिए कितना भी सहना पड़े, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार थी। आर्यन ने घाटी की बनावट को देखा। ये घाटी एक कटोरे की तरह दिखती थी। उसके मन में ख्याल आया, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना आ जाए, इस घाटी को आसानी से पार नहीं कर सकेगा। मानना पड़ेगा कुछ तो बात है इस अर्कराज कुल में। आधे घंटे बाद अर्कराज कुल के प्रवेश द्वार पर, रुकिए, तुम तीनों कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? घाटी की पहरेदारी कर रहे एक योद्धा ने वेदिका और उसके साथियों का रास्ता रोक लिया। जैसे ही उसकी नज़र वेदिका पर पड़ी, वह कांपने लगा। उसकी टांगें मानो जमीन में धंस गईं। वह लगभग गिरने ही वाला था। तुम तो वही राक्षसी हो जो 10 साल पहले यहाँ से गई थी, उसने कांपते हुए कहा। राक्षसी, ये शब्द वेदिका के दिल में किसी धारदार खंजर की तरह चुभ गया। तिम्रा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अर्कराज कुल की दिव्य हकीम का स्वागत करने के बजाय तुम्हारी उन्हें राक्षस कहने की हिम्मत कैसे हुए? क्या तुम यहीं मरना चाहते हो? उसके भीतर की उग्र शक्ति फूट पड़ी, लेकिन वेदिका ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तिम्रा। आर्यन ने वेदिका की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ देखा जा सकता था। वो सोचने लगा, इसका अतीत कैसा रहा होगा। तिम्रा ने अपने हाथ कसकर भींचे और गुस्से में दहाड़ते हुए एक गहरी सांस ली। वेदिका ने आगे बढ़कर योद्धा से कहा, क्या तुम कुलपति को सूचित कर सकते हो? तिम्रा ने गुस्से में कहा, मालकिन, सूचित करने की क्या जरूरत है? आप अर्कराज घाटी की एक दिव्य हकीम हैं। आपके माता पिता इस घाटी के पूर्व कुलपति थे। कौन है जो हमें घाटी में प्रवेश करने से रोक सकता है? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत? तिम्रा का स्वभाव हमेशा से ही उग्र था, लेकिन इस बार वह गलत नहीं थी। वेदिका अर्कराज कुल की एक दिव्य हकीम थी और कुल के पूर्व कुलपति की इकलौती पुत्री थी। अगर वो कुल में प्रवेश करना चाहती तो कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वाह, कितनी घमंडी बातें हैं। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक समूह नजर आया। सबसे आगे अर्कराज कुल के एक प्रधान हकीम वेगाशूर्य थे। उनके पीछे कुछ शिष्य खड़े थे, जिनमें से एक यज्ञेंद्र था। वेगाशूर्य का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। वह आगे बढ़ते हुए व्यंग्यभरी मुस्कान के साथ बोला, अर्कराज कुल की दिव्य हकीम, पूर्व कुलपति की बेटी, अरे वाह, ये 2 खिताब तो सच में डरावने हैं। क्या आप सब डर गए? फिर उसने मजाकिया लहजे में कहा, वैसे तो मैं खुद भी डर से कांप रहा हूँ। उसके पीछे खड़े शिष्य तुरंत हंसी उड़ाने लगे। मैं भी डर गया। ओह, मैं तो कांप रहा हूँ। मेरे तो पैर सुन्न हो गए। ये दृश्य आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बगल में खड़ी तिम्रा का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उसने आंखों में जलती हुई चमक के साथ कहा, तुम लोग दिव्य हकीम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तिम्रा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेगाशूर्य ने गुस्से से उसकी बात काट दी। तू कौन है जो यहाँ बोल रही है? तेरी औकात क्या है? फिर उसने वेदिका की ओर उंगली उठाई और व्यंग्य से कहा, दुष्ट राक्षसी, कुल में जो तूने पाप किए हैं, उसके बाद भी तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तेरी जगह होता तो शर्म से मर जाता। तूने हमारे कुल को बदनाम कर दिया है। उसकी आवाज़ और तेवर बेहद तीखे थे। उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, क्या तू इतनी जल्दी भूल गई कि तेरे माँ बाप को तेरी वजह से कुल सभा में सभी के सामने घुटनों के बल झुककर सजा मांगनी पड़ी थी? क्या तू भूल गई कि उनके सिर झुके हुए थे और वे आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ा रहे थे? राक्षसी, तू अब तक जिंदा क्यों है? मर क्यों नहीं गई? उसके जहर भरे शब्द सुनकर आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, ओ बूढ़े कमीने, इतनी जहरीली बातें बोलने से पहले एक बार आईने में देख लेता। दूसरों को मरने की सलाह देने वाले, तुम खुद क्यों नहीं मर जाते? वेगाशूर्य की आंखें आर्यन पर टिक गईं। उसने उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाया और व्यंग्य करते हुए कहा, अरे वाह, केवल 5वें स्तर का आत्मवीर मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है। तुम जैसे कीड़े मेरी आंखों में भी नहीं आते। चल भाग यहाँ से। लेकिन आर्यन कहाँ पीछे हटने वालों में से था। उसने अपनी आंखों में गुस्से भरी चमक के साथ ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला और बोला, अगर तूने अभी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई तो मैं तेरे पुरखों तक को खत्म कर दूंगा। उसके भीतर से शक्तिशाली ऊर्जा लहर बाहर निकलने लगी और उसने ड्रैगन स्लेयर को घसीटते हुए वेगाशूर्य की ओर कदम बढ़ाए। तभी वेदिका ने अचानक आर्यन को रोक दिया और सबके सामने घुटनों के बल झुक गई। उसने ठंडे और शांत स्वर में कहा, प्रधान हकीम जी, कृपया मेरे लिए कुलपति जी को खबर भिजवा दीजिए। मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। वेदिका के अचानक झुकने से सब स्तब्ध रह गए। सबसे ज्यादा तिम्रा हैरान थी। उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जल्दी उठिए। वेगाशूर्य ने हैरानी के बाद एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हा हा हा। अर्कराज कुल की दिव्य हकीम घुटनों पर झुक गई। वाह, ये तो देखने लायक दृश्य है। मगर सिर्फ झुकना काफी नहीं है। अब तो तुम्हें मुझे साष्टांग दंडवत करना पड़ेगा। चुप रहो, आर्यन ने गुस्से से गरजते हुए कहा। तिम्रा ने वेदिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मालकिन, कृपया उठ जाए।
लेकिन वेदिका ने अपनी शांत और दृढ़ आवाज में कहा, अगर सम्मान पाने के लिए झुकना पड़े तो मैं झुकने को तैयार हूँ। वेगाशूर्य ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे सब लोग देखो, अर्कराज कुल की दिव्य हकीम मेरे सामने घुटने टेकेगी, पूर्व कुलपति की बेटी मुझे दंडवत करेगी। हा। अर्कराज घाटी के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। वेदिका को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ की आंखों में नफरत थी, कुछ की आंखों में सहानुभूति, लेकिन कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। वेगाशूर्य के चेहरे पर घमंड झलक रहा था। वह वेदिका को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए हंसा, जल्दी से सिर झुकाओ वेदिका, इंतजार मत करवाओ। उसके पीछे खड़े शिष्य भी उसका समर्थन करते हुए बोले, हाँ जल्दी करो, हमें देखना है कि अर्कराज घाटी की दिव्य हकीम कैसे सिर झुकाती है। हा, ये तो देखने लायक होगा। वेदिका की दोनों मुट्ठी भिंच गई, उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को दबाते हुए अपना सिर झुकाने लगी। उसी पल आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, सिर मत झुकाओ, अगर तुम झुकी तो ये लोग तुम्हारी गरिमा को कुचल देंगे। आर्यन के मन में पहले से ही बहुत गुस्सा था। वो किसी को भी झुकते हुए नहीं देख सकता था, खासकर उन्हें जो उसके लिए अच्छे थे। उसने पहले भी मेघा को सिर झुकाते हुए देखा था, ध्रुवसेन को भी झुकते देखा, और ऐसा ही कुछ अब वेदिका कर रही थी। ये चीज उसके गुस्से को और भड़का रही थी। लेकिन वेदिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरी गरिमा तो 10 साल पहले ही कुचल दी गई थी। गरिमा जैसी चीज अब मेरे लिए बस एक विलासिता है। ये कहते हुए वो फिर से अपना सिर झुकाने लगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ हटा लिया और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम झुकी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर वेदिका थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, आर्यन तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे। इन शब्दों के साथ ही उसने अपना सिर झुका दिया। आर्यन ने गुस्से में मुंह फेर लिया और तेज कदमों से वहां से जाने लगा। अगर वेदिका सिर नहीं झुकाती तो आर्यन उसकी मदद करता, फिर चाहे उसे पूरे अर्कराज कुल के खिलाफ क्यों ना जाना पड़ता। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं बचा, वो पहले ही सिर झुका चुकी थी। उसी समय प्रवेश द्वार पर हर कोई हैरान रह गया। ये तो कुलपति हैं, कुलपति यहाँ कब आए? पीछे से कोई सिर टिकने की आवाज नहीं आई। वेदिका के सिर जमीन पर टेकने से पहले ही एक मजबूत हाथ ने उसे रोक दिया। प्रणाम कुलपति। सभी लोगों ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया। अर्कराज कुल के कुलपति यानी अर्चिनेश्वर एक महान हकीम थे। सप्तचक्र महाविद्यालय के हकीमों को छोड़कर पूरे अमरद्वीप पर उनके जैसा कोई दूसरा हकीम नहीं था। अर्चिनेश्वर ने वेगाशूर्य की ओर देखा और सख्त स्वर में कहा, सब खड़े हो जाओ। इसी समय आर्यन भी रुक गया। जब तक वेदिका सिर नहीं झुकाती वो उसकी मदद करने के लिए तैयार था। वेदिका उत्साहित लग रही थी। उसने अर्चिनेश्वर की ओर देखते हुए कहा, चाचा, लेकिन तुरंत ही उसने अपने शब्दों को बदल दिया और धीमे स्वर में बोली, प्रणाम कुलपति। अर्चिनेश्वर ने वेदिका को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो वेदिका? क्या नागेंद्र कुल में तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है? उन्होंने ही वेदिका को नागेंद्र कुल भेजने में मदद की थी। आखिर वो उनकी इकलौती भतीजी थी। तिम्रा अपना मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन वेदिका के शब्दों ने उसे रोक दिया। कुलपति महोदय, मैं एक अनजान जहर का शिकार हो गई हूँ। मुझे अर्कराज कुल की शतौषधि पिल की जरूरत है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। क्या शतौषधि पिल? वेदिका, क्या तुम पागल हो गई हो? ये पिल इतनी आसानी से नहीं बनाई जा सकती। शतौषधि पिल एक बेहद दुर्लभ पिल थी। इसे बनाने के लिए न केवल सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती थी, बल्कि उनका उच्च श्रेणी का भी होना जरूरी था। इतना ही नहीं, इस पिल को बनाना भी बेहद कठिन काम था और सफलता दर 1% से भी कम थी। अगर किसी ने एक पिल भी बना ली तो ये स्वर्ग का कोई चमत्कार कहलाता था। शतौषधि पिल अर्कराज कुल की पहचान थी और ऐसी केवल 2 पिल ही उनके पास थी। उन दोनों पिल को भी पूर्व कुलपति ने बनाया था। उनके बाद कोई भी पूरे कुल में पिछले 10 में इस पिल को नहीं बना सका। वेगाशूर्य ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, वेदिका, आखिर तुम सोच क्या रही हो? शतौषधि पिल कोई साधारण गोली नहीं है जिसे हम तुम्हें यूं ही दे देंगे। ओह, शतौषधि पिल तुम्हारे पिताजी ने बनाई थी, इसलिए तुम्हें लगता है कि उन पर तुम्हारा अधिकार है ना? शायद इसी वजह से तुम यहाँ आए हो, ताकि उन्हें ले जा सको। वेदिका ने शांत रहते हुए कहा, मुझे केवल एक चाहिए। इसके बदले में मैं एक विशेष युद्ध औषधि, जिसे आत्मासील पिल कहा जाता है, देने के लिए तैयार हूँ। आत्मासील पिल? ये क्या है? वेदिका ने समझाया, जैसे ही ये पिल किसी पर उपयोग की जाती है, वह तुरंत उसकी सारी ऊर्जा और शक्तियों को एक निश्चित समय के लिए बांध देती है। उस व्यक्ति को एक सामान्य इंसान जैसा बना देती है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आसपास मौजूद लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। वो सभी अर्कराज कुल के शिष्य थे और कुशल हकीम भी, लेकिन किसी ने भी ऐसी पिल के बारे में कभी कल्पना नहीं की थी। आत्मासील पिल एक ऐसी युद्ध औषधि थी जो केवल कहानियों में सुनाई दी थी। इसे बनाना अर्कराज कुल के सभी हकीमों का सबसे बड़ा सपना थी, लेकिन अब तक ये केवल एक कहानी बनकर रह गई थी।
वेगाशूर्य के चेहरे की झलक हल्की बदली। उसने अपनी आंखें सिकुड़कर वेदिका की ओर देखा और मन ही मन सोचा, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह लड़की वास्तव में ऐसी कोई गोली बना लेगी। अर्चिनेश्वर ने थोड़ी गंभीरता से कहा, वेदिका, शतौषधि पिल स्वयं तुम्हारे पिता द्वारा बनाई गई थी। अब जब तुम एक जहर के कारण पीड़ित हो तो मैं कैसे तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जहां तक आत्मा सील पिल का सवाल है, हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे। अब तुम कुल के भीतर चलो। उसी वक्त घाटी के भीतर से 8 बुजुर्ग, जो 80 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, तेजी से बाहर निकले। उनमें से सबसे आगे खड़े सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जोर से कहा, ठहरो। उन्हें देखते ही लोगों में हलचल मच गई। कुल सभा के 8 बुजुर्ग, ये सभी बाहर क्यों आए हैं? आखिर अब यहाँ क्या होने वाला है? अर्कराज कुल में भले ही कुलपति के पास अधिकार थे, लेकिन सारा प्रभुत्व इन 8 बुजुर्गों के पास था। उनके आदेश के बिना कुल में कोई हिलने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अर्चिनेश्वर पर एक कड़ी नजर डालते हुए कहा, तुम्हें किसने अधिकार दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राक्षस को कुल में प्रवेश करने की अनुमति देने की? तुमने इसे शतौषधि पिल देने की सोच भी कैसे ली? इसके साथ ही एक और बुजुर्ग, जो मोटे कपड़ों में था, ने तेज आवाज में कहा, कुल सभा की अनुमति लिए बिना कोई भी फैसला करने पर तुम्हें कुलपति पद से बर्खास्त किया जाता है। उन्होंने अर्चिनेश्वर को अपनी सफाई देने का कोई मौका भी नहीं दिया। साथ ही उनकी नजरों में वेदिका के प्रति गहरा गुस्सा झलक रहा था। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हें शतौषधि पिल चाहिए? तुम इसके लायक नहीं हो। तुम जैसे राक्षस को घाटी के बाहर मर जाना चाहिए। तुम्हारे पास यहाँ आने का क्या हक है? क्या नागेंद्र कुल तुम्हारे कारण पर्याप्त नहीं झेल चुका है? पिछले 3 वर्षों में नागेंद्र कुल के 137 हकीमों की शक्ति तुमने अकेले ही सोख ली। उनमें से आधे मर गए और बाकी बचे तो साधारण जड़ी बूटियों को भी इकट्ठा करने लायक नहीं रहे। औषधि बनाना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। भागो यहाँ से। तिमरा यह अपमान सह नहीं पाए। उसने तीखी आवाज में कहा, वो मर गए क्योंकि उन्हें मरना ही चाहिए था। जैसे ही उसने ये कहा, मानो पूरी घाटी में एक विस्फोट हो गया। मुझे लगता है मरने की जरूरत तुम्हें है। अचानक एक बुजुर्ग की शक्तियां फट पड़ी और उसने अपनी उंगलियां तिमरा के गले की ओर बढ़ाईं। पूर्वज। समझ गया। जैसे ही पूर्वज रुद्रदेव की गूंजती आवाज बंद हुई, आर्यन के शरीर से एक अजीब और खतरनाक शक्ति फूट पड़ी। उसने अपना पैर पटका और वो पलक झपकते ही तिमरा के सामने आकर खड़ा हो गया। कुल सभा के जिस बुजुर्ग ने तिमरा पर हमला किया था, जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी तो उसकी भौहें तन गईं। लेकिन उसकी चाल रुकी नहीं और उसने पूरी ताकत से हमला जारी रखा। अब उसका निशाना आर्यन का गला था और तभी आर्यन के होठों पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, चलो देखते हैं कि तुम्हारी उंगलियां कितनी मजबूत हैं। उसके शरीर के चारों ओर रोशनी का एक घेरा बन गया। उसी समय बुजुर्ग की 2 उंगलियों ने आर्यन के गले को जकड़ लिया और उसने उसकी गर्दन तोड़ने के लिए पूरी ताकत से दबाव डाला। लेकिन आर्यन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में भयावह शक्तियां भरी हुई थी और तभी उसकी गर्दन से एक खतरनाक शक्ति का विस्फोट हुआ। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। तिमरा चीख पड़ी, आर्यन। वेदिका की आंखें भी चौड़ी हो गईं और वो तुरंत उसकी ओर भागी। तभी चीख आर्यन की नहीं बल्कि उस बुजुर्ग की थी। उसकी उंगलियां मुड़ चुकी थीं, हड्डियां टूट गई थीं और दर्द ने उसे झकझोर कर रख दिया था। लेकिन आर्यन की आंखों में अब भी गुस्से की लहर दौड़ रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, एक लड़की पर अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आर्यन का गुस्सा सीमा पार जा चुका था। उसने अपनी दाहिनी हथेली को मुट्ठी में बदला और बुजुर्ग के पीछे हटने से पहले एक जोरदार मुक्का मारा। पहाड़ तोड़ मुक्का। मुक्का बुजुर्ग की ठुड्डी पर लगा। पचाक। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसका शरीर हवा में उछल गया। चांदनी कदम। आर्यन हवा में छलांग लगाते हुए बुजुर्ग के पास पहुंचा और बिना समय गंवाए उसकी दाहिनी टांग ने हवा को चीरते हुए बुजुर्ग को एक जोरदार लात मारी। तुरंत बुजुर्ग की दिशा बदल गई, जैसे किसी ने उसे गोला बनाकर फेंक दिया हो। वो कई 100 फुट दूर एक विशाल पेड़ से जा टकराया। वो जमीन पर गिरा और उसके मुंह से लगातार खून बहने लगा। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। आर्यन ने अपनी गुस्सैल नजरें चारों ओर घुमाई। और कोई है जिसमें दम है, सामने आओ। उसकी आवाज में एक तीखी चुनौती थी। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, चाहे उसके सामने पूरा अर्कराज कुल खड़ा हो जाए या फिर कुल सभा के 8 बुजुर्ग हो। अगर वो खुश नहीं है तो सबको कुचल कर रख देगा। आसपास जितने भी लोग मौजूद थे, आर्यन के इस रौद्र रूप को देखकर सब सहम गए। सब इस बात से हैरान थे कि एक स्तर 5 का आत्मवीर कुल सभा के एक बुजुर्ग की इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता था। क्या वो अभी तक अपनी असल शक्तियों को छिपा रहा था? अगर ऐसा था तो उसकी शक्तियों का वास्तविक स्तर क्या था? उन सभी के दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि आर्यन एक स्तर 5 का आत्मवीर नहीं हो सकता। वो शायद उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, वरना उसके लिए ऐसा कुछ करना असंभव था। तिमरा उत्साहित होकर बोली, वाह, वो कितना अद्भुत है।
वेदिका ने भी चमकती आंखों से आर्यन को देखा और कहा, ये लड़का तो सच में कमाल का है। लेकिन कुल सभा के बाकी बुजुर्गों का चेहरा गुस्से और असहायता से भरा हुआ था। इसी बीच अर्चिनेश्वर धीरे से बोले, प्रमुख बुजुर्ग, वेदिका को उस समय का दोष नहीं देना चाहिए। वो अभी एक घातक जहर से पीड़ित है। यदि आप ये जोखिम नहीं उठाएंगे तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कृपया मेरे दिवंगत भाई का मान रखते हुए उसे शतौषधि पिल दे दीजिए। अर्चिनेश्वर की बात अधूरी ही थी कि सफेद वस्त्र धारण किए प्रमुख बुजुर्ग गरज उठे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने भाई का नाम लेने की? अगर तुम्हारी ढाल ना होती तो ये राक्षसी लड़की अब तक जीवित होती, और अब तुम इसके लिए शतौषधि पिल भी मांग रहे हो। जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें ये पिल नहीं मिलेगी। उसके शब्दों में 10 वर्षों से दबा हुआ घोर गुस्सा झलक रहा था। तभी वेगासूर्य अपनी विजय का आनंद लेते हुए बोला, कुलपति नहीं, अब तो तुम कुलपति नहीं हो, तो फिर तुम्हें क्या कहना चाहिए? ओह, शायद तुम्हें नाम से पुकारना चाहिए, है ना अर्चिनेश्वर? वेगासूर्य की आंखों में एक संतोषजनक चमक थी। उसने पहले ही कुल सभा के उन 8 बुजुर्गों को सूचित कर दिया था। वो जानता था कि वेदिका कुल में लौटेगी और इस स्थिति को वह अर्चिनेश्वर को अपमानित करने का अवसर बना लेगा। सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसा उसने सोचा था। अब अर्चिनेश्वर ना तो कुलपति था और ना ही किसी पद पर। उसका स्थान वेगासूर्य से भी नीचे आ गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वेगासूर्य ही अब कुलपति बनने लायक एकमात्र व्यक्ति था। अर्चिनेश्वर बोला, तुम्हें क्या कहना चाहते हो वेगासूर्य? वेगासूर्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी और उसने अपने शब्दों में एक मिठास भरते हुए कहा, अर्चिनेश्वर प्रमुख बुजुर्ग सही कह रहे हैं, ये लड़की कुल के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई है। वर्षों से हमारे कुल का प्रभाव दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कई प्रतिष्ठित कुलों ने हमारे साथ व्यापारिक संबंध तोड़ लिए हैं। नागेंद्र कुल भी अब हमारा समर्थन नहीं करता। फिर उसकी आवाज कांपने लगी और उसने कहा, मुझे सुनने में आया है कि नागेंद्र कुल वेदिका को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अगर हमने उसे बचाने की कोशिश की तो इसका मतलब होगा नागेंद्र कुल से दुश्मनी मोल लेना। उसके बाद हमारे कुल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, हर किसी का चेहरा गंभीर हो गया। खासतौर पर 8 कुल बुजुर्गों का चेहरा और भी गंभीर था। जो लोग कभी नागेंद्र कुल को तुच्छ समझते थे अब वही उनसे भयभीत थे, क्योंकि नागेंद्र कुल का वर्चस्व अब उनसे ऊंचा था। वो उनके खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वहां मौजूद भीड़ में भी हलचल मच गई और वो बोलने लगे, प्रमुख, हमें उसे बचाना नहीं चाहिए। हमें उसे तुरंत कुल से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, उसे यहाँ से जाना ही होगा। ऐसी दुष्ट लड़की के लिए हमारे कुल में कोई जगह नहीं है। सुनाई नहीं देता? बाहर जाओ अभी के अभी। राक्षसी लड़की, अभी हमारा कुल छोड़ो। कुल के सभी लोग वेदिका पर चीखने लगे। नागेंद्र कुल के डर ने उनके दिलों में भय और गुस्सा भर दिया था। वेदिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तिम्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, जो चुपचाप ये सब देख रहा था, उसकी भौहें भी सिकुड़ गईं। उसी समय अर्चिनेश्वर ने वेगासूर्य की ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, प्रधान हकीम, तुम्हें कैसे पता चला कि नागेंद्र कुल वेदिका के पीछे पड़ा है? कहीं तुम ही तो वो गद्दार नहीं जो पिछले कुछ समय से कुल से औषधियां चोरी करके नागेंद्र कुल तक पहुंचा रहा था? वेगासूर्य का चेहरा फौरन बदल गया। उसने चीखते हुए कहा, अर्चिनेश्वर, अपने शब्दों पर ध्यान दो। अगर तुमने मुझ पर कोई गलत आरोप लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके पीछे खड़े शिष्यों के बीच यज्ञेंद्र ने चुपचाप अपनी निगाहें झुका लीं। अर्चिनेश्वर गुस्से में गरजा, कोई भी चोर अपनी चोरी पकड़े जाने पर इसी तरह मुकरता है। वेगासूर्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह झूठ है। उसी पल प्रमुख बुजुर्ग की कड़क आवाज गूंजी, बस करो अब और बहस नहीं। सभी चुप हो गए। प्रमुख बुजुर्ग ने वेदिका की ओर देखा और कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं तुम्हें शतौषधि पिल नहीं दूंगा, तो कुल से तुरंत निकल जाओ। हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अर्चिनेश्वर ने विनती की, प्रमुख, कृपया एक और शब्द मत कहना। अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें भी कुल से बाहर कर दूंगा। प्रमुख बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा। वेदिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके दिल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। तिम्रा ने उसे संभालते हुए कहा, मालकिन, चलिए यहाँ से चलें। ये लोग आपकी मजबूरी नहीं समझेंगे। वेदिका ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। उसके शरीर में जो जहर था वो नागेंद्र कुल द्वारा दिया गया था और उसे केवल शतौषधि पिल से ही ठीक किया जा सकता था। अगर अर्कराज कुल के प्रमुख बुजुर्ग ये औषधि देने को तैयार नहीं थे तो इसका मतलब था केवल मृत्यु। लेकिन वो मरना नहीं चाहती थी। उसके सामने अभी भी कई अधूरे कार्य थे, परंतु नियति के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। अर्कराज कुल के इन लोगों ने उसे बार बार राक्षसी कहकर उसकी आत्मा को अंदर तक तोड़ दिया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। जैसे ही वो वापस जाने लगी, अचानक आर्यन ने पीछे से आवाज लगाई, ठहरो। सभी चौंक गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी ने आर्यन की ओर देखा। अर्कराज कुल के सफेद वस्त्रधारी प्रमुख बुजुर्ग ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम क्या चाहते हो?
अभी तो मैंने तुम्हारे द्वारा हमारे कुल के एक बुजुर्ग को घायल करने का हिसाब किताब भी नहीं किया है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? प्रमुख बुजुर्ग कमजोर नहीं था, लेकिन आर्यन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो शांत स्वर में बोला, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप इतने डर क्यों रहे हैं? इसके बाद आर्यन ने अपनी नजरें तिम्रा की ओर घुमाई और पूछा, क्या वेदिका के शरीर में फैले जहर को ठीक करने के लिए केवल शतौषधि पिल ही एकमात्र उपाय है? तिम्रा ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, केवल ये पिल ही उस जहर पर प्रभावी है। अन्य औषधियों का असर नहीं होगा। और यह जहर पहले से ही उनके शरीर में कई दिनों से है। मुझे डर है कि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। आर्यन ने उसकी बात सुनते ही दूसरा सवाल किया, तो क्या ऐसा कोई और तरीका है जिससे ये पिल उसे दी जा सके? तिम्रा असमंजस में पड़ गई, फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, एक नियम है, कुल के प्रथम आचार्य द्वारा बनाया गया नियम। अगर कुल किसी की मदद करने को मना कर दे तो व्यक्ति कुल के औषधि घर में औषधि तैयार करने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी औषधि के बदले किसी भी औषधि की मांग कर सकता है। लेकिन बस समझ गया, आर्यन ने बिना रुके प्रमुख बुजुर्ग के सामने जाकर कहा, मैं औषधि घर में जाना चाहता हूँ। तिम्रा ने दांत किटकिटाते हुए उसे तुरंत पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। आर्यन ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए सीधे उससे पूछा, ये चुनौती लेने का अधिकार मुझे है या नहीं? तिम्रा ने सिर झुकाकर कहा, है, लेकिन आर्यन, तुम एक हकीम नहीं हो। कृपया ऐसा कदम मत उठाओ। इस पर वहां मौजूद लोग हंसी उड़ाते हुए बोले, औषधि घर में प्रवेश? हे लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें औषधि निर्माण में चुनौती दे सकते हो? ये तो वही बात हुई जैसे बंदर के हाथ में तलवार। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अर्कराज कुल के हकीमों को चुनौती दे सकते हो? हाँ, अब तो यह मनोरंजन और भी मजेदार होगा। भले ही अर्कराज कुल के शिष्यों के पास युद्ध शक्ति नहीं थी, लेकिन वो पूरे अमरद्वीप पर सबसे कुशल हकीम माने जाते थे और उन्हें चुनौती देना इतना आसान नहीं था। उनके शरीर में प्राचीन अर्क की शक्तियां बहती थी। इसे एक प्रकार की ब्लड लाइन भी माना जा सकता है। यहाँ तक कि एक 10 साल का छोटा बच्चा भी दिव्य फायर को काबू करना जानता था और स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों की अच्छी समझ रखता था। सप्तचर्क महाविद्यालय के हकीमों को छोड़कर पूरे अमरद्वीप पर उनकी टक्कर का कोई नहीं था। औषधि घर में प्रवेश करने का मतलब था पूरे अर्कराज कुल को चुनौती देना। जब तक कि प्रतियोगी एक एक करके कुल के सभी हकीमों को हरा नहीं देता, तब तक प्रतियोगी जीत हासिल नहीं कर सकता था। औषधि घर की इस प्रतियोगिता को पिछले सैकड़ों साल से कोई भी पार नहीं कर पाया। अब तक अनगिनत लोग आए, लेकिन हर कोई असफल रहा। असफलता का मतलब था अपने शरीर का कोई अहम हिस्सा गंवाना। ये प्रतियोगी की आंखें भी हो सकती थी, या हाथ भी, या फिर कोई और हिस्सा। यही कीमत थी इस चुनौती को स्वीकार करने की। वेदिका ने आगे बढ़ते हुए कहा, आर्यन, कृपया ये सब मत करो। आर्यन का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन वेदिका को पता था कि परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। अर्कराज कुल, जिनके पास अनेकों कुशल हकीम थे, से भिड़ना सरल नहीं था। वेगाशूर्य ने व्यंग्य करते हुए कहा, महाप्रमुख, ये लड़का हमारे कुल को कमजोर समझता है। इसे इसकी औकात दिखानी ही होगी, वरना ये सोचेगा कि अर्कराज कुल बेकार है। उसकी बात खत्म होते ही कुल के कुछ बूढ़े सदस्य भी अपनी सहमति जताने लगे। महाप्रमुख, इस घमंडी को सबक सिखाना ही होगा। ये हमारे कुल के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर हमने इसे जाने दिया तो हमारी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। उन बूढ़े हकीमों की नज़रें सख्त हो गई। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनके कुल को नीचा देखे, और इससे भी ज्यादा उन्हें अपने हकीम होने पर घमंड था, और वो किसी से मुकाबला करने से डरते नहीं थे। महाप्रमुख की आंखों में कठोरता के भाव आ गए। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे नौसिखिए पर वक्त बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम अभी भी चुनौती देते हो तो अंजाम तुम्हारे लिए घातक होगा। वेदिका ने आर्यन को कसकर पकड़ा और कहा, आर्यन, कृपया ये पागलपन छोड़ो। चलो, यहाँ से चलते हैं। तिम्रा भी घबराई हुई सी आर्यन को खींचने लगी। उसने अपने शब्दों पर पछतावा किया, क्योंकि अगर उसे पता होता कि आर्यन औषधि घर को चुनौती देगा तो वो कभी इस विषय पर चर्चा ही नहीं करती। इससे भी ज्यादा डर उसे उसके प्रतियोगिता में असफल होने का था, क्योंकि उस समय कीमत के रूप में उसके अंगों को काट दिया जाएगा। इस बीच वेगाशूर्य ने आर्यन की ओर देखकर व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाई, अरे डरपोक, पीछे हटना चाहते हो? हाँ, चल अब यहाँ से दफा हो। लेकिन आर्यन ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उसने अपनी निगाहें महाप्रमुख पर जमा कर जोर से हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे पोते, ध्यान से सुन। उसकी आवाज में गूंज और उसकी आंखों में ज्वाला थी। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं औषधि बनाकर तुम्हारे पूरे कुल को चुनौती दूंगा और तुम्हें धूल चटाऊंगा। उसके इन शब्दों में घमंड के साथ एक खतरनाक शक्ति भी भरी हुई थी। मानो उसके मुंह से निकले शब्द नहीं बल्कि बिजली के झटके हों, जो हर किसी को खड़े खड़े कांपने पर मजबूर कर गए। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। कुछ देर बाद महाप्रमुख के चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई।
उसने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला और आर्यन के दबाव को खत्म करते हुए कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। फिर वेगाशूर्य ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, तुम अपनी ताकत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो। अब तुम्हारा नाश निश्चित है लड़के। अर्कराज कुल के अन्य लोग भी हंसी उड़ाने लगे। उनके लिए आर्यन का यह आत्मविश्वास मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं था। भले ही वह एक काबिल योद्धा हो, लेकिन वो उनकी तरह एक कुशल हकीम नहीं हो सकता था। वेदिका का चेहरा फक पड़ गया। उसने आर्यन को कंधे से पकड़ते हुए कहा, आर्यन, यह आत्महत्या है, कृपया ऐसा मत करो। वेगाशूर्य ने आगे बढ़ते हुए चुपते स्वर में कहा, चुनौती दे दी है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अगर जाना चाहते हो तो अपनी एक बाजू तोड़कर माफी मांग लो, शायद तब तुम्हें छोड़ दिया जाए। महाप्रमुख ने गंभीरता से कहा, वेदिका, तुम्हें अर्कराज कुल और औषधि घर के सभी नियमों का पता है। अगर अब ये लड़का चुनौती से पीछे हटता है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आर्यन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, किसने कहा कि मैं चुनौती से पीछे हट रहा हूँ? इसके बाद उसने वेदिका की ओर मुड़कर पूछा, तुम और कितने दिन तक उस जहर को सह सकती हो? वेदिका ने अपनी कमजोर स्थिति बताते हुए कहा, मेरी वर्तमान शक्ति के अनुसार मैं 3 दिन और बर्दाश्त कर सकती हूँ। अगर तुम अहंकार करना चाहते हो तो उसे चरम तक ले जाओ। अगर तुम घमंड करना चाहते हो तो उसे चरम तक पहुँचाओ। ये था आर्यन का व्यक्तित्व। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने ये देखा कि उसने पीछे हटने से मना कर दिया, उनमें एक हलचल सी मच गई। ये लड़का तो बहुत घमंडी है, ये बहुत आत्मविश्वासी बन रहा है। लड़के, तू जल्द ही मरने वाला है। सब लोग बेहद गुस्से में थे। वेगाशूर्य भी चिल्लाया, 3 दिन बाद? अगर यह इन 3 दिनों में भाग गया तो क्या होगा? महाप्रमुख, इसे इतना समय मत दो, ये लड़का तब तक भाग जाएगा। हाँ, इसे यहाँ से मत जाने दो, नहीं तो ये भाग सकता है। वेगाशूर्य के समर्थन में और भी कई लोगों ने सहमति जताई। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं भाग जाऊं? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम बूढ़े लोगों को हराए बिना भाग जाऊंगा? महाप्रमुख की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी और उसने कहा, ये लोग सही कह रहे हैं, अगर तुम भाग गए तो। इस पर अर्चनेश्वर ने आगे आते हुए कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अर्चनेश्वर पर टिक गई। वेगाशूर्य की आंखों में एक बार फिर गर्व था। उसने तुरंत कहा, अर्चनेश्वर, हम तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करें? क्या तुम अब भी खुद को कुलपति समझ रहे हो? तुम्हारे शब्दों का अब कोई मोल नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे शब्दों का तो अब कोई भी अर्थ नहीं है। कुल के कई बूढ़े हकीम भी इस बहस में शामिल हो गए। वो सब वेगाशूर्य के पक्ष में थे। अगर ऐसे अर्चनेश्वर को दबाया जा सकता था तो वो उसे चूकने नहीं देना चाहते थे। इस पर अर्चनेश्वर ने आर्यन की ओर देखा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मैं अपनी जान के साथ जिम्मा लेता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, फौरन चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। सभी लोग चौंक गए थे, यहाँ तक कि आर्यन भी थोड़ा चकित हुआ, साथ ही वो मन ही मन आभारी था। वेगाशूर्य ने हंसते हुए कहा, भला तुम्हारी जान की क्या कीमत है? क्यों ना तुम ऐसा करो, जैसे ही ये लड़का हार जाएगा तुम भी इसके साथ अपने हाथ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? संडे स्पेशल यानी कि आज आप सबका पसंदीदा नॉवल स्पिरिट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड आ गए हैं। जैसे कि वादा किया था कि हर संडे आपको इसके एपिसोड सुनने को मिलेंगे, तो अब बिना किसी देरी किए चलिए हम इस नॉवेल पर एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। आज का हाल क्या है? तीनों अभी भी घाटी में ही हैं, बाहर नहीं गए। वेगाशूर्य की आंखों में अंधेरा छा गया और उसने कहा, ये सोचा नहीं था कि वे सच में भागेंगे नहीं। हालांकि यह उसके अनुमान से थोड़ा अलग था, फिर भी परिणाम वही होगा जैसा उसने सोचा था। इसलिए वेगाशूर्य को कोई चिंता नहीं थी, उसे बस 2 दिन और इंतजार करना था। इसके बाद वेगाशूर्य ने पूछा, कुल सभा के प्रमुख क्या कर रहे हैं? 8 कुल प्रमुख बुजुर्ग नए कुलपति पद के उम्मीदवार की चर्चा कर रहे हैं और आप उनकी नजरों में पहले उम्मीदवार हैं। ये सुनकर वेगाशूर्य हंसा और कहा, मेरे अलावा उनके पास कोई दूसरा उम्मीदवार है भी नहीं। शिष्य कुछ पलों के लिए झिझका, फिर बोला, तीसरे बुजुर्ग अधिराज वो दूसरे उम्मीदवार हैं और इस बार औषधि घर की चुनौती ये तय करेगी कि नया कुलपति कौन होगा। क्या? वेगाशूर्य का चेहरा थोड़ी देर के लिए खींच गया और उसने कहा, औषधि घर की चुनौती से कुलपति का चयन करेंगे। ठीक है, वैसे भी अधिराज मेरे सामने कुछ नहीं है। वेगाशूर्य आत्मविश्वास से भरपूर था। फिर उसने कक्ष में उपस्थित सभी शिष्यों को बाहर जाने का आदेश दिया, केवल यज्ञेंद्र को छोड़ते हुए, और पूछा, नागेंद्र कुल का क्या हाल है? यज्ञेंद्र ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, शिष्य ने आपके कहे अनुसार पहले ही नागेंद्र कुल के प्रमुख से मुलाकात कर ली है और उन्होंने आपका समर्थन करने का वादा किया है। समय आने पर वो नागेंद्र कुल के व्यापारिक समूह के नाम से अर्कराज कुल में प्रवेश करेंगे। मुझे बस ये डर है कि कोई उन्हें कुल में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश ना करें। वेगाशूर्य की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत गुस्से में कहा, कौन मेरे प्रतिष्ठित मेहमानों को रोकने की हिम्मत करेगा?
जब वक्त आए तुम मेरी ओर से उनका स्वागत करना, अगर कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करे तो बिना झिझके उन्हें सबक सिखा देना। यज्ञेंद्र की आंखों में एक आक्रामक चमक आई और उसने तुरंत कहा, जी गुरुजी, ये शिष्य समझ गया। एक और दिन बीत गया। क्या तुम्हारा स्तर फिर से बढ़ गया? तुम इतनी जल्दी कैसे अपना स्तर बढ़ा रहे हो? वेदिका ने हैरान होते हुए पूछा। वो आर्यन के हकीम कौशल में सुधार गति को देख बेहद चकित थी। सिर्फ 2 दिनों में आर्यन का हकीम कौशल अमृतार्य स्तर तक पहुंच चुका था। ये तो बिल्कुल असंभव जैसी बात थी। आर्यन नहीं चाहता था कि उसका रहस्य उजागर हो। उसने जवाब दिया, ये सब आपकी सिखाई हुई बातें हैं गुरुवर। ये तो सही कहा तुमने। वेदिका हल्की मुस्कान के साथ बोली। आर्यन की ये तारीफ उसे बहुत प्रभावी लगी, पर वो ये भी जानती थी कि आर्यन का हकीम कौशल सच में अविश्वसनीय था। लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतनी तेजी से सुधार कैसे किया। ये सच में डरावना था। सिर्फ 2 दिन में ही उसने 7 लेवल तक सुधार कर लिया था। ये वेदिका के लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी, लेकिन आर्यन के लिए ये तो बहुत धीमा था। वो इससे भी कहीं अधिक तेजी से चाहता था। तो आज मैं तुम्हें आत्मा सील पिल बनाने की विधि सिखाऊंगी। ध्यान से सुनो, वेदिका ने कहा। आत्मा सील पिल 5 प्रकार की होती है, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये 5 तत्व एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जल अग्नि को नियंत्रित करता है, अग्नि पृथ्वी को, पृथ्वी धातु को, धातु लकड़ी को और लकड़ी जल को। आत्मा सील पिल भी इन 5 तत्वों की शक्ति से तैयार होती है। अगर तुम्हें लकड़ी तत्व की आत्मा सील पिल बनानी है तो तुम्हें जड़ी बूटियों में धातु तत्व की मात्रा को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा, ताकि वो एक मजबूत दबाव पैदा कर सके। जैसे ही ये किसी लकड़ी तत्व वाले व्यक्ति से टकराएगा, ये स्वाभाविक रूप से सक्रिय होगा और उस व्यक्ति की शक्ति को पूरी तरह से दबा देगा, जिससे उसकी सारी शक्ति सील हो जाएगी। तो यह है आत्मा सील पिल। आर्यन वास्तव में ये सब जानकर बेहद हैरान था। इसका मतलब जो आत्मा सील पिल मुझे सिस्टम से मिली थी, वो धातु तत्व वाले शरीर वाले लोगों के लिए है। तभी आर्यन ने ऐसे ही पूछा, तो 5 तत्व एक दूसरे को काबू और दबा सकते हैं, क्या हम किसी दूसरे तत्व से आत्मा सील पिल बना सकते हैं जो इन सभी तत्वों को दबा सके? असंभव, वेदिका बिना किसी हिचकिचाहट के बोली। 5 तत्व एक दूसरे को काबू करते हैं। केवल 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग करके ही आत्मा सील पिल बनाई जा सकती है। दूसरे तत्वों से इसे बनाना असंभव है। मैंने पूरे 10 साल नागेंद्र कुल में औषधि बनाई है और 10 सालों से आत्मा सील पिल पर शोध कर रही हूँ। मैं भी केवल 5 तत्वों में से लकड़ी तत्व की आत्मा सील पिल बनाई पाई हूँ। किसी और तत्व से इसे बनाना तो भूल ही जाओ। फिर उसने पिल बनाने पर ध्यान दिया और कहा, चलो अब अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाओ, मेरे हर कदम पर अच्छे से ध्यान देना। इतना कहकर उसने फनेस में कई जोड़ी जड़ी बूटियां डाल दी। आर्यन पूरे ध्यान से उसकी हर एक गतिविधि को देखने लगा, एक भी विवरण नहीं छोड़ा। कुछ मिनटों बाद बूम, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फनेस से काला धुआं निकलकर चारों ओर फैल गया। वेदिका का पूरा चेहरा काला हो गया। उसकी आंखों में निराशा थी और उसने कहा, हम नाकाम हो गए, चलो फिर से कोशिश करते हैं। इसके बाद वो फिर से पिल बनाने में लग गई। कुछ देर बाद एक बार फिर से धमाका हुआ। आत्मा सील पिल को बनाना वास्तव में बहुत कठिन था। भले ही वेदिका ने खुद इसे विकसित किया था, फिर भी उसकी सफलता दर 1% से भी कम थी। लेकिन वो एक बार सफल होना चाहती थी और आर्यन को एक गुरु के रूप में अच्छा करके दिखाना चाहती थी। इसलिए वह कोशिश करती रही। कुछ 100 बार असफल होने के बाद वेदिका अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। आर्यन ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। फिर से कुछ देर बाद एक और धमाका हुआ। इस बार वेदिका के मुंह से खून की उल्टी फूट पड़ी। उसका शरीर हिलने लगा और अंत में वह और अधिक नहीं सह पाई और बेहोश हो गई। उसने अभी तक अर्चिनेश्वर द्वारा दी गई पिल नहीं खाई थी, इसलिए उसका शरीर इसे ज्यादा सहन नहीं कर सका। उसने पिल बनाने के दौरान खुद की सीमा को पार कर दिया था, लेकिन अब वो और नहीं कर सकी। आर्यन ने उसे उठाया, धीरे से नीचे रखा और हल्के से कहा, आत्मा सील पिल है ना, मैं इसे बनाऊंगा। 5 तत्व एक दूसरे को काबू करते हैं, तो मैं एक ऐसी पिल बनाऊंगा जो इस पूरे संसार की आत्माओं को सील कर सके। आर्यन ने फनेस को उठाया और घाटी के गहरे हिस्से में चला गया। वेदिका द्वारा आत्मा सील पिल बनाने की प्रक्रिया उसके दिमाग में घूम रही थी। साथ ही वो हर तत्व को दबाने वाली पिल बनाने के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद आर्यन ने पिल बनाना शुरू कर दी, लेकिन हर बार उसे असफलता हाथ लगी। नहीं, आर्यन ने तुरंत रुककर सोचना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उसने फिर से पिल बनाने की शुरुआत की और फिर से असफल हो गया। ऐसे भी नहीं होगा। नहीं नहीं, दोपहर का समय था। सूर्य की हल्की रोशनी घने पेड़ों से होते हुए आर्यन के चेहरे पर पड़ रही थी। वह पूरी तरह पिल बनाने में खोया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में वेगासूर्य का घमंडी चेहरा बार बार उभर रहा था। उसके वेदिका के लिए उपहास भरे शब्दों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। इसी वजह से वो अर्कराज कुल के उन सभी हकीमों को चुनौती देकर पछाड़ना चाहता था।
दोपहर से रात हो गई पर आर्यन एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो पंचतत्व धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के विभिन्न गुणों वाली जड़ी बूटियों का उपयोग करके आत्मा सील पिल को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक बार भी सफल नहीं हो पाया। फिर भी उसकी लगन में कमी नहीं आई। मध्यरात्रि, चारों ओर सन्नाटा था, केवल कुछ जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। आर्यन ने लंबी सांस ली और पूर्वज रुद्रदेव से कहा, पूर्वज, आज मैं सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है। पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? आर्यन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, चलो चलते हैं। इसके बाद आर्यन ने अपना डेविल रूप सक्रिय किया और डेविल गॉड स्पेस में आ गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति उसके शरीर में तेजी से बहने लगी। वो कुछ ही सेकंड्स में पहली मंजिल से 7वीं मंजिल पर पहुंच गया था, फिर 7वीं से 8वीं पर। लेकिन अब उसके शरीर पर इतना दबाव पड़ रहा था मानो 2 ऊंचे पर्वत उसकी पीठ पर हो और पैरों को नीचे से कोई जकड़ रहा हो। हर कदम उसके शरीर पर भारी पड़ रहा था। आहा! आर्यन ने चिल्लाते हुए काल अस्थि बंधन की शक्ति को सक्रिय किया। काल अस्थि बंधन का पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, 2 लगातार पड़ाव खोलने के बाद आर्यन के ऊपर से कुछ दबाव कम हुआ और वो धीरे धीरे 9वीं मंजिल पर पहुंचा। लेकिन वहां पहला कदम रखते ही उसके शरीर पर दबाव पहले से 10 गुना बढ़ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर कभी भी फटने वाला हो। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने हकीम कौशल का अभ्यास यहीं करेगा। वो एक बार फिर से चिल्लाया, काल अस्थि बंधन का तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव। जैसे ही काल अस्थि बंधन की शक्तियां उसके शरीर में बहना शुरू हुई, दबाव थोड़ा कम हो गया, लेकिन इतना कि वो बस अपने शरीर को स्थिर कर सकता था। इसके तुरंत बाद उसने फनेस निकाला और एक बार फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया। विफलता, निपुणता पॉइंट्स, जोड़ 3 0। विफलता, निपुणता पॉइंट्स, जोड़ 5 0। विफलता, निपुणता पॉइंट्स, जोड़ 1 0 0। हर विफलता के साथ आर्यन के हकीम कौशल में थोड़ा सुधार हो रहा था। वो डेविल गॉड स्पेस की 9वीं मंजिल के दबाव के साथ पागलों की तरह अभ्यास कर रहा था। अब उसे हर विफलता के 700 निपुणता पॉइंट्स मिल रहे थे। मुझे सफलता चाहिए, उसने दहाड़ते हुए कहा। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारे हकीम कौशल में एक लेवल की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान स्तर, अमृतार्य रैंक लेवल 3। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारे हकीम कौशल में एक लेवल की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान स्तर, अमृतार्य रैंक लेवल 5। सुबह के समय 3 दिन बीत चुके थे। अर्कराज घाटी के प्रवेश द्वार पर हलचल थी और एक बड़ी मात्रा में भीड़ जमा थी। सभी की नजरें प्रवेश द्वार पर थीं। वो आ गया। घाटी के बाहर खड़े लोग हैरान थे। अधिकांश ने सोचा था कि आर्यन इन 3 दिनों में भाग जाएगा, लेकिन वो वास्तव में चुनौती के लिए आया था। इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वेगाशूर्य ने अर्चिनेश्वर की ओर ठंडी नजर से देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारा सिर तो बच गया, लेकिन आधे घंटे में तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कुल से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसका चेहरा गर्व से दमक रहा था। अर्चिनेश्वर की भौहें सिकुड़ गईं। उसे वेगाशूर्य की बातों की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वेदिका क्यों नहीं गई। तुम्हें पता है कि अर्कराज कुल में केवल कुशल हकीम हैं, फिर भी तुमने चुनौती देने का फैसला क्यों किया? अर्चिनेश्वर ने आर्यन के पास आकर धीरे से कहा, तुम क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। आर्यन से पहले वेदिका धीमी आवाज में बोली, चाचा, उसे दोष मत दो। मैंने खुद रुकने का फैसला किया। क्या? अर्चिनेश्वर को एक झटका लगा। उसने वेदिका की कमजोर हालत देखी और पूछा, मैंने तुम्हें जो पिल दी थी वो तुमने क्यों नहीं ली? वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाचा जी, मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। वो पिल मैंने आपको वापस करने के लिए रखी थी। जैसे ही उसने पिल बाहर निकाली, उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं आपको भी अपने साथ खींचकर नहीं गिरा सकती थी। अर्चिनेश्वर की आंखें भर आईं और उसने खुद को और अधिक दोषी महसूस किया। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, आप चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। हा, वेगाशूर्य ने ठहाका लगाया, तुम जीतोगे? क्या तुम जानते भी हो एक हकीम क्या है? तुम्हें जड़ी बूटियों की भी कोई समझ है? हकीम कौशल सीखना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं और तुम अर्कराज कुल के सभी हकीमों को हराने की बात कर रहे हो। लगता है सुबह सुबह नशा करके आए हो। आर्यन ने वेगाशूर्य की बातों को नजरअंदाज किया और सीधे कुल के महाप्रमुख की ओर देखा। आप अर्कराज कुल के महाप्रमुख हैं, क्या आपको अपने कुल के कुत्तों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? अगर यह मेरा साम्राज्य होता तो ऐसे कुत्तों को मैं अपने साम्राज्य की गलियों से भी दूर रखता, और आपने तो इन्हें अपने घर में पाल रखा है। वेगाशूर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कुत्ता किसे कह रहे हो? आर्यन ने उसकी ओर उंगली उठाई और बिना किसी डर के कहा, तुम्हें, बूढ़े कुत्ते, क्या कर लोगे? आओ, काट लो। काट सकते हो तो काट लो। हिम्मत है? नहीं काट सकते तो फिर जाकर आराम करो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। आर्यन के ये शब्द सुनकर वेगाशूर्य का चेहरा स्याह हो गया। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कांपने लगीं।
तभी महाप्रमुख ने गहरी आवाज में कहा, बस बहुत हुआ लड़के, यह अर्कराज कुल है। अगर तुम्हें चुनौती देनी है तो संयम रखो, अन्यथा आज की प्रतियोगिता यहीं खत्म होगी और शतौषधि पिल तुम्हें नहीं मिलेगी। आर्यन की भौहें चढ़ गईं। उसने मन ही मन सोचा, एक बूढ़ा कुत्ता। लेकिन फिर उसने एक मुस्कान के साथ कहा, बताए चुनौती कैसे होगी। वेदिका की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आर्यन को जल्दी से जीतना था। लेकिन इससे पहले कि महाप्रमुख कुछ बोलते, दूर से लोगों का एक समूह आता दिखाई दिया। वेगाशूर्य के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। उसने उत्तेजित होकर कहा, वो आ गए। वेगाशूर्य ने तुरंत महाप्रमुख से कहा, महाप्रमुख जी, मैंने नागेंद्र कुल के लोगों को आमंत्रित किया है। नागेंद्र कुल के लोग? महाप्रमुख की भौहें तन गईं और उनका चेहरा थोड़ा असंतुष्ट दिखाई दिया। हालांकि वो वेदिका से नफरत करते थे क्योंकि उसके कारण उसका पोता मारा गया था, लेकिन वो नागेंद्र कुल से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे। वो जानते थे कि उनकी नीयत कभी साफ नहीं होती। वेगाशूर्य ने तुरंत धीमे स्वर में कहा, महाप्रमुख जी, यह आर्यन हमारे साथ हकीम कौशल में मुकाबला करने के लायक नहीं है, लेकिन युद्ध कौशल में, इसलिए हमें ऐसे किसी की जरूरत है जो उसे रोक सके, वरना ये लड़का हमारे कुल के नियम तोड़ देगा। अगर वो हार भी गया तो यह मानने से इनकार कर देगा। नागेंद्र कुल के योद्धा यहाँ होंगे तो वो उसे दबा देंगे। इसके अलावा वेगाशूर्य ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, ये वेदिका भी नागेंद्र कुल के निशाने पर है तो वो उसे अपने साथ ले जाएंगे और हमारे ऊपर से यह बोझ हट जाएगा। नागेंद्र कुल इस पूरे क्षेत्र का स्वामी है। अगर हम उनके साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं तो अर्कराज कुल को किसी का डर नहीं रहेगा। उसने सारी बातें बहुत सोच समझ कर कही और केवल अच्छे पहलुओं पर बात रखी। महाप्रमुख का चेहरा शांत था। वेगाशूर्य की बातें सुनने के बाद उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नागेंद्र कुल के लोगों की मेजबानी तुम देखोगे। नागेंद्र कुल का कुलपति रघुराज वेदिका के पास पहुंचा और उसे ठंडी नजरों से देखते हुए खतरनाक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। फिर उसने आर्यन को गंभीरता से देखा और अपने मन में सोचा, ये तो बस एक 5वें स्तर का आत्मवीर है, केवल कचरा। आर्यन ने भी रघुराज की ओर नजर डाली और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब मजा आने वाला है। रघुराज आगे बढ़ा और महाप्रमुख के सामने आते हुए सम्मानपूर्वक बोला, महाप्रमुख जी। महाप्रमुख ने भी औपचारिक मुस्कान के साथ जवाब दिया, नागेंद्र कुल के कुलपति। रघुराज ने कहा, मेरे अचानक आगमन से आपको जो असुविधा हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यह मामला वेदिका का है। उसने मेरे पुत्र की हत्या की और इसलिए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वेगाशूर्य ने आगे बढ़कर कहा, कुलपति, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। ये वेदिका हमारे अर्कराज कुल के लिए भी एक दुर्भाग्य की निशानी है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप गवाह बने। हा, रघुराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैंने सब कुछ सुना है। चिंता मत करो, मैं न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करूंगा। यदि कोई नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो मैं उसे ये दिखा दूंगा कि नागेंद्र कुल कैसे कार्य करता है। ये कहते हुए उसकी नजरें आर्यन पर टिक गईं। वेदिका का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह नागेंद्र कुल की महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह जानती थी। क्या केवल एक गवाह बनने के लिए इसे दर्जन भर योद्धाओं के साथ आना जरूरी था? वो जानती थी कि रघुराज के यहाँ आने का क्या उद्देश्य था। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया, क्योंकि आर्यन समझ गया था कि अब किसी भी बात का कोई फायदा नहीं। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे इस चुनौती को जीतना होगा। रघुराज ने आर्यन की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ पास आकर बोला, लड़के, क्या तुमने ही जमान को मारा था? उसकी नजरों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। आर्यन के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। उसकी चाल में एक ऐसी अकड़ थी मानो दुनिया की सारी जीतें उसकी मुट्ठी में बंद हो। उसने रघुराज की ओर एक कदम बढ़ाया और कहा, क्या तुम्हें कोई शक है? आर्यन के मन में एक अद्भुत खुशी थी, क्योंकि रघुराज केवल कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वो लेवल 1 का मूलवीर था, जिसे मारने से उसे कम से 1000 साल वर्ष पुराना दिव्य वृक्ष का हृदय तो मिलता ही, ये ड्रैगन स्लेयर को अगले स्तर पर पहुंचा सकता था। उसकी आंखों में जुनून झलक रहा था और उसने फिर से कहा, हाँ, मैंने ही उसे मारा था। चारों ओर खड़े लोगों के दिल थम गए। कोई नहीं सोच सकता था कि आर्यन इतना घमंडी होगा कि नागेंद्र कुल के कुलपति के सामने ही उनके एल्डर की हत्या स्वीकार कर लेगा। उनकी नजरों में ये आर्यन का मृत्यु का न्योता था। लेकिन वेगाशूर्य, जो आर्यन के व्यवहार से चिढ़ा हुआ था, मन ही मन हंसा, क्या बेवकूफ़ी है। रघुराज की भौहें तन गई, उसकी नजरें ठंडी हो गईं और एक पल के बाद उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, हा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तुमने इसे मान लिया, यही तो मैं चाहता था। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नागेंद्र कुल के नियम कैसे काम करते हैं। उसकी आवाज में गुस्सा और घातकता स्पष्ट झलक रही थी। अर्कराज कुल की ये प्राचीन प्रथा है कि जो औषधि घर की चुनौती हारता है उसे अपने शरीर के किसी अहम हिस्से से हाथ धोना पड़ता है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये तय करूंगा कि तुम यहाँ से केवल एक मृत लाश बनकर निकलो, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता भी हूँ।
आर्यन ने भी कोई झुकाव नहीं दिखाया और उसने सीधे कहा, अगर तुम ये कह रहे हो तो मेरी भी एक बात सुन लो। आज मैं तुम्हें खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा, यह मेरा वादा है, और मैं भी जैसा कहता हूँ वैसा ही करता हूँ। आर्यन के इन शब्दों के साथ ही चारों ओर एक घातक तनाव फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्की सी चिंगारी भी वहां एक धमाके का कारण बन सकती थी। रघुराज के शरीर से घातक आभा निकल रही थी और उसकी आंखें एकटक आर्यन को घूर रही थी, मानो वो कभी भी उस पर हमला कर सकता था। वहीं आर्यन भी बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। अगर वो हल्का सा भी हिलता तो आर्यन तुरंत दानुज राक्षस को बुलाकर उसे मार देता। हा हा, रघुराज एक ठंडी हंसी के साथ हंस पड़ा और बोला, चलो देखते हैं कि आज तुम मरते हो या मारते हो। फिर वो तुरंत महाप्रमुख की ओर मुड़ते हुए बोला, महाप्रमुख जी, चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। अगर इस कुत्ते ने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो मैं इसे तुरंत खत्म कर दूंगा। महाप्रमुख ने कहा, तो चलो फिर चलते हैं। इसी बीच आर्यन ने तिम्रा की ओर देखा और गुप्त रूप से कुछ कहा। तिम्रा की आंखों में हल्की चिंता झलकी, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिलाया और भीड़ के बीच से होते हुए अर्चिनेश्वर के पास पहुंची। उसने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही अर्चिनेश्वर ने रघुराज पर एक गहरी नजर डाली और फिर बिना समय गंवाए तुरंत वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद सभी औषधि घर में इकट्ठा हो गए और महाप्रमुख ने कहा, इस प्रतियोगिता में 5 चरण होंगे। पहले 4 चरण में दिए गए नुस्खे से एक विशिष्ट पिल तैयार करनी होगी, लेकिन 5वें चरण में आप अपनी पसंद की पिल बना सकते हैं और हर चरण में पिल की गुणवत्ता और स्तर विजेता तय करेंगे। ऐसा कुछ है जो आपको समझ ना आया हो? जी, आर्यन ने हाथ उठाया। तुम्हें क्या समझ नहीं आया? महाप्रमुख ने उसे तिरछी नजरों से देखा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि निर्णायक कौन होगा? आप। अगर आपने जानबूझकर मेरी पिल को बेकार बता दिया तो? महाप्रमुख की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उन्होंने कहा, हम अर्कराज कुल के वंशज हैं, हमारी परंपरा में धोखा करना हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। वेगाशूर्य ने हंसते हुए कहा, लड़के, तुम खुद धोखेबाज हो, इसलिए दूसरों को भी वैसा ही समझते हो। आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो। अगर हिम्मत है तो आकर काट लो, नहीं तो चुपचाप किनारे खड़े रहो। वेगाशूर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, देखता हूं कब तक ऐसे घमंडी बने रहते हो। आर्यन ने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए कहा, ठीक है, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आर्यन ने महाप्रमुख की भावभंगिमा को देखकर समझ लिया कि वो उसे झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसकी पिल किसी और की पिल के समान स्तर की हुई तो वो निश्चित ही हार जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं था। यह उनका नियम था, अगर उसे जीतना था तो सबसे उच्च स्तर की पिल बनाने होगी। जल्द ही महाप्रमुख का गंभीर स्वर गूंजा, प्रतियोगिता का पहला चरण प्रारंभ होता है। जड़ी बूटियां और फनेस लाए जाएं। ये सुनते ही अर्कराज कुल के कुछ शिष्य तुरंत पीछे हट गए। वहीं अब हर किसी की निगाह आर्यन पर टिकी थी और उसके प्रति तिरस्कार स्पष्ट था। खुद को ज्यादा आंकना बंद करो। पिल बनाने की प्रतियोगिता में हमसे मुकाबला करना खुद को मृत्युदंड देने जैसा है। महाप्रमुख पहले किसे भेजेंगे? काश मैं होता, मैं उसे सबसे पहले हराकर उसकी औकात दिखा देता। इसे तो हमारे कुल का कोई भी शिष्य आसानी से हरा सकता है। सुना है कि इस प्रतियोगिता के परिणाम से कुल के नए कुलपति का भी चयन होगा। पता नहीं ये सच है या नहीं। भीड़ के बीच फुसफुसाहट बढ़ने लगी। इसी बीच रघुराज ने एक शिष्य के कान में धीरे से कुछ कहा और उसके बाद वो शिष्य चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वो आर्यन को मारना चाहता था, वेदिका को भी रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अर्कराज कुल थी। वो किसी भी हाल में आत्मा सील पिल को सामने नहीं आने दे सकता था। अगर ऐसा हुआ तो नागेंद्र कुल एक निम्न कुल में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे फिर हर कोई रौंद के चला जाएगा। उसी समय जड़ी बूटियां और फनेस मंच पर रखे गए। औषधि घर ये खुले में 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित था और मंच का निर्माण एक विशाल अष्टकोणीय यंत्र के आकार में किया गया था। कौन मुकाबला करेगा? महाप्रमुख की गूंजती आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। मुझे भेजो महाप्रमुख, मैं उसे तुरंत ध्वस्त कर दूंगा। मुझे मौका दीजिए, मुझे जाने दो, मैं उसे परास्त कर दूंगा। पल भर में अर्कराज कुल के शिष्य ऐसे दौड़ पड़े जैसे उन्होंने खून की गंध सूंघ ली हो। उनकी नजरों में आर्यन सिर्फ एक नौसिखिया था जिसे वो जैसे चाहे हरा सकते थे। वेगाशूर्य भी उससे मुकाबला करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। मुकाबले का ये स्तर उसके लिए बहुत छोटा था। महाप्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमेश तुम जाओ। जी महाप्रमुख। सुमेश, जो आर्यन की ही उम्र का लग रहा था, आत्मविश्वास से भरा मंच पर चढ़ा। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। उसने आर्यन की ओर देखा और उपेक्षा भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें थरथराने पर मजबूर कर दूंगा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मूर्ख। सुमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। महाप्रमुख ने चेतावनी दी, सुमेश अपनी मानसिकता पर नियंत्रण रखो, उसे तुम्हारा ध्यान भंग ना करने दो। समझ गया। आर्यन ने तंज कसा, यह महाप्रमुख तो सचमुच ज्ञानी है।
चाहे हकीम कौशल हो, हथियार बनाना हो या फिर और कोई कौशल हो, सब में मानसिकता का शांत रहना बेहद जरूरी था। महाप्रमुख ने घोषणा की, पहला चरण, शूलमुक्ति पिल बनाओ। ये सुनते ही अर्कराज कुल के सब शिष्य ठहाका मारकर हंस पड़े। हा, शूलमुक्ति पिल, इसमें तो सुमेश ने महारत हासिल कर रखी है। ये लड़का तो गया, महाप्रमुख वाकई दूरदर्शी हैं। तभी तिमरा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई ऐसे भी दूसरों को नीचा दिखाता है? सुमेश ने शूलमुक्ति पिल बनाने में महारत हासिल कर रखी है और आपने प्रतियोगिता के लिए वही पिल चुनी। हा, नाखुश हो? अगर नाखुश हो तो मुकाबला मत करो, और अगर मुकाबला करना है तो अर्कराज कुल के नियमों का पालन करना होगा। हा, अर्कराज कुल के शिष्य खुशी से उन्मादित थे। अब इस प्रतियोगिता में कुछ नहीं बचा था। आर्यन की हार पक्की लग रही थी। तिमरा गुस्से में बोली, नीच, धूर्त। वेदिका ने तिमरा को पीछे खींचते हुए कहा, कुछ मत बोलो, आर्यन का ध्यान मत भटकाओ। ये अर्कराज कुल का मैदान था और आर्यन ने ही चुनौती दी थी। इसमें किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता था। तिमरा ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, मालकिन, ये तो हद से ज्यादा ज्यादती है। वेदिका ने शांत स्वर में कहा, मुझे आर्यन पर भरोसा है। सुमेश ने मंच पर खड़े होकर आर्यन को तिरछी मुस्कान के साथ देखा और उसने हंसते हुए कहा, लड़के, तुमने शूलमुक्ति पिल देखी तक नहीं होगी, है ना? हा, सही कहा, तुम जैसे तुच्छ लोग इसके बारे में जानते भी कैसे होंगे? लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने एक एक करके जड़ी बूटियों को अपनी हथेली में लिया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। मंच पर केवल उन जड़ी बूटियों को रखा गया था जिनसे शूलमुक्ति पिल बनाई जा सकती थी, लेकिन नुस्खा क्या है यह नहीं बताया गया था। प्रतियोगी को जड़ी बूटियों को समझकर पिल बनानी थी। ये अग्नि तत्व बूटी है, आत्मिक तरल संरचना 53%। ये जड़ी बूटी सोने के तत्व की है, आत्मिक तरल संरचना 39%। आर्यन हर जड़ी बूटी के गुणों को महसूस करके समझने लगा। एक उच्च गुणवत्ता की पिल केवल जड़ी बूटियों की उच्च श्रेणी पर निर्भर नहीं करती थी, बल्कि जड़ी बूटियों के गुणों का सही तालमेल बैठाकर उनके बीच रासायनिक क्रिया को पूरी तरह से संतुलित करके पिल बनानी पड़ती थी, तभी वो एक उच्च गुणवत्ता की पिल बनती। क्या ये पागल है? मैंने कहा